नमस्कार, नवशिखर चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि पठार, पहाड़, मिट्टी, पानी, दरिया, नदियाँ, किसी भी चीज़ की, मनुष्य, जानवर, किसी भी चीज़ की यदि बात की जाए और इनको सिर्फ एक विषय के अंतर्गत समेटा जाए तो आपका और सभी का जवाब ये होगा कि यह सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। जी हाँ, आज का हमारा विषय दोस्तों सामाजिक ज्ञान से संबंधित है और विषय हमारा जो आप जानते ही हैं, आज का दिन हमारा दृष्टिबाधित टीचर ट्रेनीज जो हैं हमारे दोस्त, उनके प्रशिक्षण से संबंधित अध्यापकों के लिए और उनके लिए दोनों के लिए ही हमने निश्चित किया हुआ है। तो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है दृष्टिबाधित बालकों के लिए सामाजिक शिक्षण। इस विषय पर और इन सभी जो भी मैंने अभी नाम लिए, जो भी मैंने सामाजिक परिवेश की बात करी, इन सभी के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर RBL सोनी। डॉक्टर सोनी नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर सोनी का संपूर्ण जीवन वैसे तो समर्पित है शिक्षा के लिए, फिर भी हम एक बड़ी औपचारिक रूप से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर सोनी ने टीचर ट्रेनिंग में जो डिप्लोमा किया था वो पार्किंसन स्कूल फॉर द ब्लाइंड USA से किया। तत्पश्चात उन्होंने अपना M.Ed किया जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी UK से किया और वर्तमान में डॉक्टर सोनी प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं NCERT दिल्ली में। तो दोस्तों, चर्चा का विषय हमने आपको बताया। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला देना चाहती हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है वो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम है। आप आज के विषय से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008 और हमारा एक दूसरा नंबर भी है 265116131। यदि आप अपना प्रश्न फैक्स करना चाहें तो हमें फैक्स भी कर सकते हैं। हमारा फैक्स नंबर है 265116109। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर सोनी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप यह बताइए कि सामाजिक विज्ञान को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान या सोशल स्टडीज, इसको डिफाइन करने से पहले मैं एक कंफ्यूजन ये दूर करना चाहता हूँ कि दो टर्म्स यूज हो रहे हैं आजकल जी। एक तो यूज हो रहा है सोशल स्टडी और दूसरा हो रहा है एनवायरनमेंटल स्टडीज जी। तो एक्चुअली दोनों में बहुत स्लाइट डिफरेंस है कि पहले में जहाँ सोसाइटी के लिए फोकस किया गया है, सोसाइटी में और भी चीज़ें, एनवायरनमेंट मतलब उसमें सब कुछ कवर होता है। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ में एनवायरनमेंट पर फोकस ज़्यादा किया गया है और एनवायरनमेंट का मतलब आप सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट ना समझें, ये सोशल एनवायरनमेंट भी है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी है, जैसा कि हमारी आगे आने वाली डेफिनेशन में क्लियर हो जाएगा जी। तो डिफाइन करें अगर हम, सोशल स्टडीज़ इज़ द स्टडी ऑफ पीपल in relation to each other and to their world. Very clear, it's very clear that we are discussing about the relationships between people and also relationship to their world. And world means everything is covered, whether it is social environment or political environment or cultural environment. It further states it is an interdisciplinary subject that draws upon many disciplines including history, geography, economics, law and political science. So you see here that all these areas have been covered in the social studies. Primarily it was history and geography, and then later you find that the things related to economics, law and political science are also covered. That means that everything which is concerned with our lives is covered under social study. Social study focuses on people's
relationships with their social, physical, spiritual, cultural, economic, political, and technological environments. So here you see how wide this area is. It's not only related to the area of education, but also spiritual, cultural, and again they need to be defined. And what is spiritual? Spiritual does not necessarily mean religious. It could be just, you think of yourself, what I am. So spiritual. Then cultural. What is cultural? Cultural is some kind of tradition which is passed on from one generation to another. So it has a very wide meaning. So the area of social study covers so many things that are concerned with our lives. Social studies helps students become active and responsible citizens within their communities, locally, nationally, and globally, in a complex and changing world. So it covers everything, whatever is happening in the world and which is concerned with people, which is concerned with environment. In this way, the social study covers all the areas. In particular, we may focus upon economic, politics, and geography and history. Now the second thing comes environmental studies, because nowadays we talk of environmental study, and as I said earlier, the focus is on environment, and that does not necessarily mean that it is natural environment or it's just a concerned with pollution and so on. It's also social environment, educational environment. So we have to take it in the broader sense. Now environmental studies is the interdisciplinary study of how humans interact with world environment. This field examines all aspects of the natural environment, social environment, political environment, ecology, and so on. So you see, basically it's the same thing. You cannot say that social study is a different area and environmental study is a different area. When we compare the definitions of two, we find basically both of them state the same thing, except that environmental studies gives a bit more emphasis on environment, whereas in social study, society is the major focus. So this is the definition. डॉक्टर सोनी, जैसे सभी विषयों जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो भी हम खुद भी पढ़ते हैं, तो हमारा सभी का एक उद्देश्य होता है। हर विषय का कुछ उद्देश्य है कि इसे पढ़ने से ऐसा होता है, इसे पढ़ने से ऐसा होता है। इसी प्रकार जो हमारा सामाजिक ज्ञान का जो विषय है, उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं? किसी भी विषय के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो व्यक्ति को उस एरिया में स्ट्रेंथन करना है जी। इसी तरह से सामाजिक अध्ययन में भी बच्चों के अंदर सभी तरह का विकास करना है। यहाँ अगर हम देखें मेनली, वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन हम मेनली अगर देखें to facilitate harmonious development of the child. Harmonious development means that the child develops in all respect. We are not just concentrating on his educational development alone, or his physical development alone, or his intellectual development alone. We are talking of all kinds of developments. That includes physical, social, emotional, educational, and also
the peripheral, I mean his knowledge in the peripheral areas. For instance, although he may not be directly concerned with the forest, the things that are very essential for our lives, but we don't think of them. So harmonious development means that he does not think of himself alone, but he also thinks of the other things that are essential for the well-being of all human beings. So the first objective, we can say, is to provide an opportunity for harmonious development of the child. The second objective could be to inculcate discipline. The social study aims at developing a disciplined approach, that the child should realize the importance of discipline in his life, and once he realizes this discipline, he could bring about the harmonious development in himself and also in society, because the child is considered a future citizen, and a future citizen must have to be a disciplined person. Therefore, the importance of discipline is very much in our lives. If we just look back into our own lives, we find that we had to follow a disciplined approach. We were very hard worker. We wanted to learn something. We had to devote ourselves to learning. So that way, our life has been a kind of disciplined life. Without discipline, we cannot achieve anything. Therefore, the importance of discipline cannot be ruled out. The third objective is to develop broader outlook. We don't have to be selfish. We cannot achieve everything for ourselves, because our lives are dependent on each other. I just give you an example. Suppose a person is left all alone in a place where there is no one. He wouldn't be happy. Although we feel very unhappy when we are in a crowded place, like when you are walking on the streets of Delhi, you feel very uncomfortable due to the noise and people, so many people are there. But suppose if you are left alone in a place or maybe for a few days, you will get so bored. You would like to have people. So our nature is that we would like to have people around us, even though we may not be directly communicating to each other, but we would like to have a feeling that somebody is around us. Therefore, broader outlook means that we, even though we may differ on certain issues, but at the same time we should have an outlook of listening to others. We should hear what others would like to say. We have kind of tolerance towards the differences. The people may be having different ideas about the society. Everybody may not agree with us, but even then we would like to respect the feelings of others. Similarly, take the example of religion. Our religion is different from others, and their religion may be saying something else and our religion may be saying something else, but in totality we should be ready to listen to other. Our outlook should be broader. All of us are human beings, and whatever our way of life may be, to what extent we may differ, it doesn't mean that we should not tolerate others. So broader outlook gives us the opportunity to learn and to listen to others. Next objective is to develop tolerance. It's related to previous objective also. When I said that we should have patience to listen to others. Their traditions may differ, their ideas may differ,
their opinions may differ, their political opinions may differ, yet we have to listen to others. We have to be tolerant for differences, the difference of opinion. So a good citizen must have tolerance not only to different religions but also to different opinions, which may sometimes not really agreeable to us, but we have to be tolerant. Next objective is to develop national integration. If you see the sequence of all these objectives, we are ultimately moving towards national integration. जी. If we are tolerant, if our outlook is broader, if we are disciplined, then basically what we are doing indirectly, we are trying to bring about national integration, where we have respect for each other, we are disciplined, we are tolerant, we would like to contribute to the development of national integration. And national integration could be one of the objectives of social studies. The next objective is to develop international understanding. Just if you see the steps, जी. how we are moving from one to the other, next to the next, next to the next. जी. Like we talked about national integration, now we are talking about the international understanding. And all these qualities, tolerance, broad outlook, all of them are supporting international understanding. Like when we think of different nations, their traditions, they are drastically different from ours. But that doesn't mean that we don't have to talk to each other. We have to develop understanding. And you find nowadays that even in case of the enemy country, the country which is inimical to us, we have tolerance. We would like to talk to them, even though we may differ in totality, but even then we would like to talk to each other to come to some solution. That means we are trying to develop understanding. The understanding could be between two nations. The understanding could be in a particular area, like South Asia. The understanding could be in Asian countries. The understanding could be Asian and African countries, and so on. So in short, we have to develop international understanding, and this could be done through social study, because the child in his early age or in her early age is ready to listen to you, and that is the time when you can develop certain qualities. Next objective is to arouse curiosity and creativity. Curiosity means the child should be eager to learn. The child should be eager to know, eager to learn, and he should make effort for that. And creativity is another step which comes after curiosity. When there is curiosity, the child would like to do something, and his doing could really be a creative one, something new creation. So we must arouse in child the curiosity and creativity, which is essential for all round development of the child. Next objective is to develop democratic attitude. Democratic attitude, again, it comes from the previous objectives. Like we have tolerance, we are ready to listen to others. So we are actually giving opportunity to everyone to speak. It's not that if we happen to be in a position, then others would not get a chance to speak. So we are giving a chance to others to speak, and we are also ready to listen to our criticisms, because in democracy you have to listen to criticisms also. When you do something which is not acceptable to people, they would criticize. So in a way,
although it is a part of political science, as I stated earlier, that social study includes so many subjects: geography, history, political science, economics, law. So here, when we talk of democracy, definitely it is part of political science. But the purpose of social study is to develop all these qualities in the future citizen. The child is future citizen. Next objective is to utilize natural development. Whatever developments are taking place, we must make use of them. For instance, the dams were developed. The purpose was to make our lives richer in terms of facilities. So through dams, we are, on the one hand we are getting water for irrigation, on the other hand we are getting electricity. So whatever developments take place through natural resources, they are made use of by our people. Next objective is to develop various values. Here a critical question comes. At this time, when people are more inclined to just earn money, but at the same time they are giving less importance to values which are part of our lives. This could be a debatable question. One may debate that, well, we have values, we are following certain values, but perhaps the values have changed to a great extent, and this change may or may not be useful for the future generation, or may not be useful for well-being of the society. Therefore, the social study should also inculcate the values that are for well-being of individuals and also for the well-being of society, and consequently well-being of the nation and well-being of the different nations. In totality, the values should be such that they should benefit the humanity. Therefore, the inculcation of value is very important at current juncture. Values could be of different types. Values could be moral values, educational values, economic values, and so on. But what we have found in the last few decades, that our moral values are changing. I would not say they are decaying, because many people don't agree. They say it's not, the values are not decaying, actually they are changing. So even if we take this point of view that values are changing, if changes are for the sake of good, then it's fine. But if it is not for well-being of the human beings or well-being of the society, the value need to be changed again. Whatever was good in the past, we should take it. Whatever was not, we can leave it. So inculcation of values is very important part of social studies. Now later we will see how they are doing it. The last objective, of course there could be many more objectives, but here what I have noted down is the last objective, the sense of developing sense of social responsibilities. The responsibility we have our own, the responsibility of the family, but we have again the responsibility towards the society, because without society the safety and security of an individual or of a family cannot be assured. Therefore, we have to be responsible citizen, and we have to prepare our children as responsible citizens who would really take care of their fellow beings. जी दोस्तों, अभी डॉक्टर सोनी ने जैसे बताया कि इन्वायरमेंटल स्टडी और जो हमारा सामाजिक ज्ञान विषय है
उसके विषय में, उसमें जो अंतर है और जो समानता है वो आपको बताई। इसी के साथ उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से हमको ये बताया कि सामाजिक ज्ञान के जो उद्देश्य हैं, जिसको प्राप्त करने के उद्देश्य हैं वो क्या हैं, क्योंकि हम कुछ भी कार्य करें वो निरुद्देश्य नहीं होना चाहिए। जैसे यदि आप भी अगर कुछ सीख रहे हैं या किसी को कुछ सिखा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो आपका एक उद्देश्य है कि आपको वो एम, अपना वो जो उद्देश्य है वो प्राप्त करना है। जो सामाजिक ज्ञान से प्राप्त होने वाले उद्देश्य हैं उनके विषय में मैं जरा सा डॉक्टर साहब एक बारी बता दूं अपने टीचर ट्रेनिंग दोस्तों को, जो बहुत अच्छे उद्देश्यों में आते हैं वो ही आपको बताए हैं डॉक्टर सोनी ने, और जिनमें से एक था अनुशासनात्मक अप्रोच। जिसे जो सामाजिक ज्ञान विषय को पढ़ने के बाद जो अनुशासन आता है या जो अनुशासन बच्चा सीखता है वो अपने आप में परिपूर्ण अनुशासन है। हम सामाजिक ज्ञान विषय के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं क्योंकि हम आज इसी विषय के लिए और इसीलिए यहाँ पे चर्चा करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि किसी दूसरे विषय से वो नहीं आता। पर सामाजिक ज्ञान इसलिए क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है और ये बहुत ही वर्ल्ड में बहुत फेमस बात है, पूरे विश्व प्रसिद्ध बात है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से संबंधित हर चीज़, हर जुड़ाव जो है वो उसका अपना है। तो इसलिए जो एक अनुशासन से संबंधित बात आती है वो एक सामाजिक ज्ञान विषय से ही आती है। दूसरा एक उन्होंने बताया, जो आपकी सोच है वो उच्च स्तर की हो, वो इतनी नैरो ना हो या इतनी पतली ना हो कि उसमें से कुछ निकल कर ना आए। जो आपकी सोच है वो इस स्तर की होनी चाहिए कि आपको अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाइयों तक लेके जाए। या जो सामाजिक ज्ञान के छात्र हैं या आप जिन्हें पढ़ा रहे हैं उनको इस प्रकार से पढ़ाएं कि उनकी सोच का जो विकास है वो उच्च स्तर तक हो सके। एक तीसरी बात ये बहुत अच्छी बताई कि सहना, जो टॉलरेंस की बात है, दूसरों को अपनी बात कहना और दूसरों की बात सुनना, ये सामाजिक ज्ञान विषय हमें सिखाता है कि किस प्रकार हमको जो टॉलरेंस पावर है अपनी वो बढ़ानी है और वो सहना है। बहुत अच्छे उदाहरण डॉक्टर साहब ने दिए कि जैसे धार्मिक सहनशीलता की बात आती है। हमारे धर्म में कुछ अलग बातें हैं, दूसरे धर्म में कुछ अलग बातें हैं जो आपस में मिलती नहीं, लेकिन फिर भी हम दूसरे के धर्म की इज्जत करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका सम्मान करें और उसको भी सहें। सहना हमें जो है वो एक सामाजिक ज्ञान विषय से ही आता है। राष्ट्रीय एकता, ये सब बातें हमें ले जाती हैं राष्ट्रीय एकता की ओर, क्योंकि देश हमारा जो है, देश की जो मजबूती है वो राष्ट्रीय एकता पर बहुत निर्भर करती है। राष्ट्रीय एकता सामाजिक ज्ञान के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। और राष्ट्रीयता के बाद आती है एक कदम और आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय जो समझ है वो विकसित होनी आज के सिनेरियो में, आज के परिवेश में बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझ के बिना जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, वैश्वीकरण की, विश्व पूरा हमारा एक है और संपूर्ण जगत जो है एक छोटे सी दुनिया में सिमट कर रह गया है, तो उसकी समझ होना हमें आज के माहौल के अनुसार बहुत ज़रूरी है और वो हमें सामाजिक विज्ञान विषय से ही आती है। उसके बाद दो बातें एक साथ बताई डॉक्टर साहब ने, एक उत्सुकता और एक रचनात्मकता को बढ़ाने वाला विषय है। उत्सुकता होगी तो रचनात्मकता आ ही जाएगी। किसी भी चीज़ के प्रति अगर आपकी उत्सुकता है, जानने की है, उसको करने की है, तो आप उसको करने के लिए जो माध्यम अपनाएंगे वो अपने आप में ही रचनात्मक होगा। और एक जो बहुत ही खास बात है वो है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण जो हमारा है वो अवश्य विकसित हो। हमारे अंदर तानाशाह जैसे कहीं से भी किसी भी प्रकार से गुण आने नहीं चाहिए। सामाजिक ज्ञान विषय का एक प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे अंदर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण जो है उसका विकास होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि आप बोलना चाहते हैं तो आप दूसरों को सुनिए भी, आप दूसरों को भी अधिकार है कि वो बोलें। आप ये ना सोचें कि बोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है, या किसी भी कार्य को जिसका भी आप अपने लिए कहते हैं कि ये मेरा हक है, तो उसी के साथ आपकी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है, आपका उत्तरदायित्व बनता है। और ये सभी गुण, ये सभी उद्देश्य जिनसे गुणों का निर्माण होता है, ये सभी उद्देश्य हमें एक चीज़ की ओर ले जाते हैं और वो है हमारा विकास। विकास ऐसा जो संपूर्ण हो, जिसे हम कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए बालक का हर क्षेत्र में,
चाहे वो उसकी फिजिकल फिटनेस से हो, चाहे उसका मेंटल फिटनेस से हो, या उसका सामाजिक रूप से कहीं कोई विचार हो रहा हो। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। और आज के जिस पर उन्होंने खासा जोर भी दिया कि वो है मूल्यों का निर्माण, जो वैल्यूज हैं हमारी, जो कि बदल भी रही हैं। और डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं, जी इत्तेफाक नहीं भी रख सकते या नाराज भी हो सकते हैं कि चेंज हो रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप देखें इतिहास में कुछ वैल्यूज, कुछ मूल्य जो ऐसे हैं जो कि हम बहुत अच्छे हैं और उनको आगे कैरी कर सकते हैं, तो आप उन्हें लें और बाकी को छोड़ दें। और अगर चेंज हो रहे हैं और बदलाव अच्छा है, बदल रहे हैं और बदलाव अच्छा है, तो आप उनको आगे भी निरंतर बनाए रख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने उत्तरदायित्व की एक बात बताई, जो उद्देश्य है सामाजिक ज्ञान विषय का, वो उत्तरदायित्व सिखाता है। उत्तरदायित्व अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति और अपने समाज के प्रति, कि आपका क्या उत्तरदायित्व बनता है समाज के प्रति, आपको समाज ने क्या दिया है और आप समाज को क्या देना चाहते हैं या क्या देंगे भविष्य में। और क्योंकि बच्चे हमारे आज के जो बच्चे हैं वो भविष्य के निर्माता हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी सीख है। और मैं अपने टीचर ट्रेनिंग्स दोस्तों को ये कहना भी चाहूँगी कि जब भी आप बच्चों को सामाजिक ज्ञान विषय पढ़ाएं, तो ये ज़रूर बताएं कि आखिर इसको पढ़ने के उद्देश्य क्या हैं, इसको पढ़ने के बाद, इसका ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको किस चीज़ की प्राप्ति होने वाली है और यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। चर्चा को हम जारी रखेंगे दोस्तों। एक बारी मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि इस संबंध में यदि आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें, तो हमारा टोल फ्री नंबर मैं आपको बता रही हूँ। हमारा नंबर है 1800112008। यदि आप ने अभी हमें ज्वाइन करा है, तो आप आपके मॉनिटर पे नीचे हमारा नंबर और फैक्स नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप वहाँ से भी जान सकते हैं। जी अभी एक चीज और मैं कुछ और उद्देश्य साथ में जोड़ना चाहूँगा। जी बिल्कुल। क्योंकि ये तो ऐसा एरिया है जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं रख सकते कि यही है। फॉर इंस्टेंस, जैसे हमने जब एनवायरनमेंटल स्टडी की बात की है, तो आज जो हम पाते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत तरह की समस्याएं आ गई हैं। नदियाँ जो हैं सूख रही हैं, बिल्कुल। इसके साथ हमारे जंगल कम हो रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो एनवायरनमेंटल स्टडीज़ या सोशल स्टडीज़ का उद्देश्य जो है, इनके प्रति भी जागृत करना है बच्चों को, जो कि फ्यूचर सिटीजन्स हैं। इन चीज़ों का महत्व बताना कि जंगलों से हमें क्या फ़ायदे थे, एनिमल्स क्यों ज़रूरी हैं, एनिमल्स क्यों होने चाहिए हमारी सृष्टि में, और उससे किस तरह से फॉरेस्ट का विकास होता है, किस तरह से हम पानी का संचय करते हैं जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। शुद्ध हवा हमें क्यों चाहिए, शुद्ध हवा के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जाए। इस तरह से इसका उद्देश्य सोशल स्टडीज़ या एनवायरनमेंटल स्टडीज़ का उद्देश्य इन सब चीज़ों के प्रति भी अपने नागरिकों को जागरूक बनाना है, और वो नागरिक हैं हमारे बच्चे। तो ये कुछ और मैंने उद्देश्य जोड़े हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे एक दूसरे की सहायता करना, सहिष्णुता होना, आदि आदि। तो बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, पर ये जो उद्देश्य है, ये कुछ मुख्य उद्देश्य है। अब हमने उद्देश्यों की बात करी डॉक्टर सोनी, तो अब हम थोड़ा सा इससे आगे चलकर एक कदम बात करेंगे कि इसको जो शिक्षण की जो इसकी विधियां हैं, क्या इसको शिक्षण की क्या अप्रोचेस होनी चाहिए, या टीचिंग स्ट्रेटजीज, इसको टीचिंग टेक्निक जो होती हैं वो कौन सी हैं जिनसे कि सामाजिक विज्ञान को प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ाया जा सके। इस बारे में, इसमें स्पेशली मैं मेथड्स पर जाऊं, इससे पहले ये कहना चाहूँगा कि कई टर्म्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं। जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग की है वो जानते हैं कि कभी टीचिंग टेक्निक्स कहा जाता है, कभी मेथड्स कहा जाता है, कभी लर्निंग अप्रोचेस की बात होती है। इनमें यद्यपि कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी कई बार हम इनको लगभग एक ही अर्थ में भी लेते हैं।
पर यहाँ प्रश्न ये है कि एक्चुअली इसमें डिफरेंस क्या है और हम किसको किस जगह पे यूज़ करें, ये टेक्निकलिटी तो आप टीचर ट्रेनिंग में जाएंगे ही। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ इन एजुकेशन और NCERT इन्होंने मिलकर के कुछ स्किल्स आइडेंटिफाई की थी जो टीचर के अंदर होनी चाहिए। ये स्किल्स हैं राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपकी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में कराया जाएगा। ये राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आप सोशल स्टडीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जैसे अगर नदी का पढ़ाने जा रहे हैं आप, नदी के बारे में कोई लेसन है तो उसका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आपको बनाना है कि इस नदी को पढ़ाने से आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है आपका उसको पढ़ाने का, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। आप तय करेंगे कि हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। नदी से सिर्फ पानी बहने का मैसेज देना चाहते हैं, या उससे खेती में सिंचाई का मैसेज देना चाहते हैं, या हम जीवन रेखा के रूप में नदी का एक उदाहरण देना चाहते हैं कि उससे हमारा जीवन चलता है, क्योंकि पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल है, कोई भी आप ले लीजिए, चाहे फॉरेस्ट ले लीजिए, चाहे आप खेती ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए। नंबर 2, पहला उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया था वो था राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरी जो स्किल टीचर के अंदर होना चाहिए, मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ इस समय, इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन को कैसे आप इंट्रोड्यूस करें कि बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे, ये दूसरी स्किल टीचर के अंदर होनी चाहिए, ये आइडेंटिफाई की गई थी। तीसरी स्किल आइडेंटिफाई की गई थी फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, जो आप प्रश्न पूछते हैं कितना हद तक वो उससे जुड़ा हुआ है, कितना मतलब वो ये ना लगे कि प्रश्न कुछ और है और पढ़ाए कुछ और गया है। तो बच्चे से जब आप पूछेंगे तो उसमें एक रिलेशनशिप के साथ साथ फ्लुएंसी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्किल थी प्रोबिंग क्वेश्चन पूछ करके बच्चे से आप अपनी मतलब उससे उत्तर निकलवाएं, प्रोबिंग क्वेश्चन, ताकि उसकी जो लर्निंग है सिर्फ रोट लर्निंग ना हो, सिर्फ आपकी सुन करके याद ना करे, बल्कि प्रोबिंग क्वेश्चंस के थ्रू आप उसको प्रोत्साहित करते हैं, आप उसके सामने ऐसे इंडिकेशंस रखते हैं कि वो अपने आप ही उसका उत्तर ढूंढ लेता है। तो ये स्किल भी टीचर के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेनिंग, कोई भी चीज़ एक्सप्लेनिंग में यहाँ बहुत बड़ा रोल आता है टीचर का, बल्कि इन सब में ही रोल आता है। जो तीसरा मैंने बताया फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, जब क्वेश्चनिंग आप करते हैं, जो स्किल आप अप्लाई करते हैं बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए, यहाँ आप विजुअली हैंडीकैप बच्चे से भी ज़रूर पूछें, क्योंकि जनरली ये हो रहा है कि टीचर ध्यान नहीं देता, या तो सोचता है कि ठीक है इनको समझ में आ गया होगा, या फिर ये सोच लेता है कि ठीक है भाई इनको पढ़ने, इनको कहीं ये ना लगे कि मैं इनसे बहुत प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो ये नहीं है, आपको यहाँ पर विजुअली हैंडीकैप बच्चे को इक्वली इम्पोर्टेंट मानना है, उतना ही इम्पोर्टेंस उसे भी दीजिए जितना दूसरे बच्चे को। अगर दूसरे बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं तो इस बच्चे से भी आप प्रश्न पूछें। तो यहाँ जो फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग है, वहाँ पर मैं ये एम्फसाइज करना चाहूँगा कि टीचर अपने कक्षा में जो दृष्टिबाधित बच्चा है उससे भी प्रश्न पूछे। प्रोबिंग क्वेश्चनिंग वही है, वो उसको इस तरह से क्वेश्चन को वो करे, बदल के इस तरह से पूछे कि उत्तर बच्चा ढूंढ सके। और ये चीज़ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के लिए और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी लिमिटेड क्षमता है नॉलेज लेने की, वो हर चीज़ को देख नहीं सकता, जो सुनता है वो उसके आधार पर ही वो उसकी नॉलेज प्राप्त करता है। तो प्रोबिंग क्वेश्चंस के थ्रू उसकी जो क्षमता है उसका विकास होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग, बच्चा नहीं कर पाता है तो अगली स्किल टीचर की क्या है, आपने प्रोबिंग क्वेश्चंस किए, बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है नतीजे पर, नहीं क्वेश्चन को समझ पा रहा है,
तब फिर आपका रोल आता है एक्सप्लेन करने का, क्योंकि बच्चा नहीं आपके प्रोबिंग क्वेश्चन के थ्रू भी नहीं पहुंच सका नतीजे तक। नेक्स्ट है इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स। सिर्फ ये ही बता देना काफ़ी नहीं है कि ऐसे ऐसे होता है, उसको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे अगर समुद्र की बात कर रहे हैं, समुद्र आसपास नहीं है, तो अब बच्चे को कोई एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना, समुद्र होता क्या है, बहुत विशाल होता है, नीला पानी होता है, ये इससे उसको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है जी। अगर उसने नदी देखी है, बच्चे ने, वो भी मतलब एक इशू है कि उसने नदी देखी भी है कि नहीं जी। अगर नदी देखी है तो कह सकते हैं जिस तरह से नदी बहुत विशाल होती है, इससे कई गुना ज़्यादा विशाल होता है समुद्र। जी। और फिर उसका थोड़ा अगर डिस्क्रिप्शन दे कि समुद्र जो है उसका पानी खारा भी होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े जीव जंतु भी होते हैं, तो उससे बच्चे को 100% नहीं पर काफ़ी हद तक जो है कुछ आइडिया मिलता है, खासतौर से विजुअली हैंडीकैप बच्चे को। डॉक्टर साहब, मैं एक बार ही रोकना चाहूंगी आपको। नदी की विशालता के बात आपने करी, जी। तो नदी की विशालता कैसे समझाई जाएगी? विशालता बड़ा जी, बड़ा जैसे बड़ा, एग्जांपल घर का एक एग्जांपल ले लिया कि घर छोटा भी होता है, जी। बड़ा भी होता जी। है, कमरा छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। जी। और अपना शहर का एक एग्जांपल ले लिया कि एक छोटा गांव भी होता है, शहर बहुत विशाल बहुत बड़ा जी है, एक छोर से दूसरे छोर बहुत दूरी है, बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर साहब बताया तो मौखिकता में जाएगा? ये यहाँ पर तो मतलब मौखिक ही बताना पड़ेगा बुक का पढ़ाते समय, लेकिन जो हम चर्चा साथ आगे भी करेंगे जी, जी। वो ये है कि अगर इनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस दिए जा सके जिस हद तक भी पॉसिबल हो। जी। जैसे एग्जांपल नदी अगर आसपास है, अगर हम नदी के किनारे बच्चे को ले जाते हैं, उसकी जो कलकल की आवाज आती है वो सुनाई जा सके, या अगर कभी कोई एक्सकर्शन, जो एक मेथड के बाद जब हम करेंगे जी, जी। तो बाद में एक्सकर्शन एक मेथड है, तो वहां पर हम ये चाहेंगे कि बच्चे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी हो इन सब चीजों का। जी। तो उसको जो कॉन्सेप्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट हमको स्किल, जो हमारी टीचिंग स्किल है, जी। हमें उस कॉन्सेप्ट को अलग अलग ढंग से एक्सप्लेन करके और इस तरह से समझाना है कि जो बच्चा देख सकता है वो तो मान लीजिए चित्र से समझ लेगा, जी। पर ये बच्चा जो देख नहीं सकता है, इसको जितने भी एग्जाम्पल्स ऐसे दिए जा सकें जो उसने शायद अपने एनवायरनमेंट में अनुभव किए हों, उनके आधार पर वो कुछ हद तक या काफ़ी हद तक समझ सकेगा। जी सर, मैं एक चीज यहाँ पर ये पूछना चाहती थी कि जो हमारी दृष्टि बाधा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, दृष्टि बाधा तो है ही हमारे लिए एक बाधा है ही, उसकी वजह से ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं या ऐसे कौन से प्रत्यय हैं जो सामाजिक ज्ञान विषय के अंतर्गत आते हैं और जिनसे हमारे जो बच्चे हैं दृष्टिबाधित वो अछूते रह जाते हैं? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए जब हम समुद्र दिखाते हैं, जी, समुद्र हो गया, बिल्कुल समुद्र हो गया, अब समुद्र हो सकता है हर बच्चे ने ना देखा हो, बिल्कुल। अब समुद्र क्या है उसको थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है समझने में। जी। या आपने कलर की बात की, नीला रंग, जी। अब नीला रंग जिस बच्चे ने देखा ही नहीं है उसके लिए ये भी समस्या है कि नीला क्या होता है। जी। अब कुछ लोग ये मानेंगे कि भाई वो रंग नहीं समझता तो अब इसकी चर्चा करना बेकार है। नहीं, चर्चा करना बहुत सार्थक है। जिस दुनिया में वो रहता है वहाँ हर चीज का महत्व, वहाँ रंग का भी महत्व है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको इससे हमें वंचित नहीं रखना है। नीला कलर होता क्या है ये समझाना शायद मुश्किल होगा टीचर के लिए, लेकिन उसको एक जो वर्बलिज्म की बात की गई है स्पेशल एजुकेशन के अंदर कि वर्बलिज्म हो जाता है, बच्चा जो सुनता है उसको वैसे बोलता है, वैसे रिपीट करता है, उसको एग्जैक्टली मालूम भी नहीं होता है कि इसका क्या मतलब है। बिल्कुल। लेकिन वर्बलिज्म ही सही, लेकिन जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ उसका कुछ महत्व तो है जी। तो वो जब आप उसको बताएंगे कि समुद्र नीला होता है, आसमान भी हल्का नीला होता है और नीले की जो भी विशेषताएं आप डिस्क्राइब कर सकते हैं बिल्कुल कर दीजिए। 100% तो नहीं पर उसका एक एसोसिएशन डेवलप हुआ उसके माइंड में कि समुद्र नीला होता है, आसमान लाइट ब्लू कलर का होता है, तो जब कोई कल को बात करेगा कि समुद्र नीला है या आसमान जो है
आसमानी कलर है, जी, तो उसको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा जी। कि हाँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हल्का नीला, आसमानी जी। कलर मतलब हल्का नीला। हल्का नीला। और सर मुझे एक बात याद आ रही है, बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ी थी, उसके बारे में ज़्यादा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि एक बच्चा था जो कि जिस भी कलर में अपनी उंगली डुबोता था उसको शीशियाँ दी जाती थी, जैसे पीले की, हरे की, नीले की, लाल की, तो उसको जो ठंडक का एहसास है वो हर रंग का अलग होता था। तो वो उस एहसास से, उस जो अनुभूति थी ठंडक की, उससे पहचानता था कि ये नीला रंग है या ये हरा रंग है या ये काला रंग है या पीला रंग है। जी, ये इस बारे में ये मुझे बहुत अच्छा एक याद आया। जी जी जी। पालनपुर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, पालनपुर गुजरात में है जी। उन्होंने कलर की एसोसिएशन ठंडक के साथ की थी। अच्छा। उन्होंने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो रिलायबल नहीं है। जी। क्यों नहीं है? मान लीजिए टेम्परेचर गर्म है, बिल्कुल। ठीक है, तो वो भी गर्म। उस गर्मी में वो भी गर्म होगा। बिल्कुल। अगर ठंडा है तो ठंडा होगा। अब आप कैसे डिस्टिंग, जैसे अब ये टेबल है मान लीजिए, आपने सपोज, उन्होंने क्या किया कि जैसे व्हाइट कलर जो है, व्हाइट कलर हमेशा ठंडक देगा। जी। उन्होंने एक वो किया, ठीक है, ये हमारी धारणा भी है कि व्हाइट कलर पहनने से गर्मी कम लगती है। जी। अब क्वेश्चन ये उठता है, सपोज व्हाइट सनमाइका है इस टेबल पर जी। और मौसम है गर्म, जी। काफी गर्मी, मई का महीना है, आप हाथ रखिए उस पर, वो कोई ठंडक नहीं देगा। बिल्कुल। अगर एसी रूम के अंदर बैठे हैं आप, जी। जहाँ पूरा एनवायरनमेंट ठंडा है, और वहाँ अगर ब्लैक कलर जिसको कहा जाता है कि गर्मी देता है, वो उस पर भी हाथ रखेंगे तो गर्मी देगा। जी। तो अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा एफर्ट बहुत अच्छा है, जी। पर जो एक रिसर्च में एक आता है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, बिल्कुल। दो कॉन्सेप्ट आते हैं, उसकी रिलायबिलिटी जो है वो चैलेंज की जा सकती है। बिल्कुल। बिल्कुल। और इसमें काफी चांसेस यही हैं कि वो ज्यादातर टाइम से गलत होगा। तो बिल्कुल। इसलिए मैं इस अच्छा किया, एफर्ट बहुत अच्छा है, जी। करिए, शायद कभी कुछ और निकल आए, लेकिन उसको जनरलाइजेबिलिटी जो एक रिसर्च का है कि आप उसको कब मानेंगे कि ये सब पर लागू होगा, जी। वो तब मानेंगे जब उसका एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट हो और बहुत लार्ज नंबर हो सैंपल का, तब मानेंगे। तो वो मैं एक्सेप्ट करने को अभी जी। तैयार बिल्कुल। नहीं हाँ, हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैंने एक ही बच्चे की बात, मुझे एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं मालूम था, एक ही बच्चे की बात बताई थी, शायद उसको होता हो सर, पर ऐसा भी है कि यदि अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि रंग की अनुभूति उनको बिल्कुल नहीं हो पाती, कि वो उनको रंग का कॉन्सेप्ट हटा ही देना चाहिए, तो वो गलत है। वो गलत है, वो गलत है। वो गलत है। और कोशिश करना चाहिए कि देखो क्या पता कोई मेथड ऐसा निकल जाए बिल्कुल, जिससे कि वो कलर पहचान सके। जी। लेकिन एक दिक्कत और आ रही है यहाँ पर, अब आजकल जैसे मिक्स्ड कलर्स आ रहे हैं कपड़ों में, बिल्कुल, जिसको डिस्क्राइब करना ही मुश्किल होता है ना। तो अब जहाँ मिक्स कलर आएंगे उसमें भी बड़ी डिफिकल्टी है, मतलब हम इम्पॉसिबल नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कल को कोई साइंटिफिक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर लिया जाए जो उसको बता दे कि इस कलर, ये कलर है। तो पॉसिबिलिटी सब हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है, हमारा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि भले ही वो कलर का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं है उसको, लेकिन जिस समाज में रहता है वहाँ कलर्स का इम्पोर्टेंस है, तो उनका जितना मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन पॉसिबल है टीचर के लिए वो उसे दे, ताकि वो बच्चा, और देखिए दूसरे बच्चों को भी इससे फायदा है। जो दूसरे बच्चे हैं वो ना केवल कलर देख के पहचानना सीखेंगे, बल्कि वो कलर को डिस्क्राइब करना भी सीखेंगे। तो ऐसे बच्चे के लिए डिस्क्रिप्शन टीचर अच्छी तरह से दे। डॉक्टर साहब, ये तो कुछ ऐसी बात होगी जो अति विशालता लिए हुए हैं, जैसे समुद्र हो गया, जैसे नदी हो गई, जो कि बच्चे को हम या तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दें या फिर उसके बारे में बताएं। और एक आपने बताई रंग की बात। हमारी जो पुस्तकें हैं, हमारी जो सामान्य सामाजिक ज्ञान की जो बुक्स हैं, क्योंकि हमें तो मेन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, या हम लाते हैं कि हम कहते हैं कि उनको जो है मुख्य धारा में लाना है, उनको अलग नहीं करना, आइसोलेट नहीं करना। हम जब ये बात करते हैं तो जो हमारी पुस्तकें वो ज़्यादातर दृष्टिमूलक विचारों से भरी पड़ी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी मैं थोड़े दिन पहले बुक्स देख रहा था जी। जब ये विषय की चर्चा हुई, तो मैंने कहा एक बार बुक्स तो देखूं कि उसमें मतलब आज की स्थिति में क्या चेंजेस आई हैं। जी। तो बुक्स में मैंने पाया कि बेसिकली पिक्चर बेस्ड हैं,
the majority of things have been shown through pictures. For instance, there was an example that one bird was shown and the questions were put. What bird it is? The child was asked to identify. अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम जब आज इंक्लूजन की बात करते हैं, आज हम ये चाहते हैं कि शिक्षा सभी के लिए है, सामान्य स्कूल में हो, तो क्या हमारी बुक्स ऐसी ना हो जो सबको समझ में आए? जी, ये बहुत बड़ा इश्यू है और इस इश्यू को हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर जैसे हो सके इसको टेकअप करना चाहिए। इससे अच्छा क्या ये नहीं होता, एक सजेशन है मेरा, जी, कि हम बुक में उस पक्षी को चित्र में भी दिखाते और उस पक्षी को पूरी तरह से डिस्क्राइब करते, उसकी पूरी विशेषताएं बताते, जी, और बाद में जब प्रश्न उत्तर आते हैं तब हम हो सकता है कि एक क्वेश्चन तो चित्र के थ्रू पूछ लेते जी, कि ये चित्र कौन से पक्षी का है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और दूसरा तरह का प्रश्न हम ये भी पूछ सकते थे सभी बच्चों से कि ये विशेषताएं किस पक्षी की हैं। तो उससे क्या होता कि एक तो पिक्चर के थ्रू भी आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाते जी, और वर्ड्स के थ्रू भी आप अपनी बात कम्युनिकेट कर पाते। तो ये मेरे को मतलब बहुत अजीब लगा। वो ठीक है, देखने में बहुत अच्छा चित्र था और लोगों को अच्छा भी लगेगा, लेकिन शायद लेखक को ये ध्यान नहीं था कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो देख ना सकते हों। जी, तो हमारी बुक्स में मूलभूत जो परिवर्तन लाने की ज़रूरत है वो है कि जो हमारी बुक्स हों वो हर वर्ग को प्रॉपर शिक्षा दे सकें। मतलब टीचर की हालांकि यहाँ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। जैसे अब चित्र जब अब ये बुक तो उसके लिए बदली नहीं जाएगी बच्चे के लिए, जी, हो सकता है अगले 5 साल तक यही बुक्स चलेंगी। तो यहाँ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अधिक आ गई। और यहाँ हमारे टीचर क्या कर सकते हैं कि जो चित्र बना है किसी पक्षी का, उस चित्र के बेसिस पर उस पक्षी की विशेषताएं बताई जाएं। फॉर इंस्टेंस कौवा है, कौवा का कलर रंग काला होता है, जी, उसकी चोंच कैसी होती है, पंजे कैसे होते हैं, उसको जो है शब्दों में डिस्क्राइब कर दिया जाए, ताकि जो सामान्य बच्चा है उसने तो कौवा इसलिए पहचान लिया क्योंकि वो देखता है। जी, पर सपोज किसी ऐसे एरिया का बच्चा हो जहाँ कौवा ना देखा हो, जी, या सपोज कोई और पक्षी की बात कर दी जो हमारे देश में ना हो, नहीं होता, तो उसको आपने चित्र से दिखा करके पूछा जी, कि ये कौन सा पक्षी है। अगर वो हमारे देश में नहीं है, बच्चे ने नहीं देखा, वो नहीं पहचानेगा। जी, तो ब्लाइंड बच्चे की भी वही स्थिति आ गई कि आपने पूछा कि ये पक्षी कौन सा है, जबकि उसको उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, वो देख भले ही नहीं पा रहा है। आपने उसका आकार भी अगर डिस्क्राइब कर दिया तब भी उसको दिक्कत तो है ही। तो ऐसी स्थिति में टीचर का दायित्व ज्यादा है, ना केवल डिस्क्राइब करने का, बल्कि साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो उसके मॉडल्स जो हैं जी, वो प्राप्त करे। जी, सब्स्टिट्यूट एक्सपीरियंस देने के लिए उसके मॉडल्स प्राप्त करे और वो मॉडल्स हाथ लगा के बच्चा देख सके, क्योंकि बाजार में आजकल ये तो बहुत अच्छी बात है कि कई चीज़ें मिलने लग गई हैं। जी, तो ये यहाँ पर टीचर की जिम्मेदारी बहुत है, क्योंकि अदरवाइज ये बच्चे उस एक्सपीरियंस से वंचित रह जाएंगे। अब होगा क्या, मैं बताऊँ आपको, जो सामान्य जो बच्चे पढ़ते हैं जिन क्लासों में, जी, ज़्यादातर टीचर कहेंगे हाँ भाई ये किसका चित्र है। बच्चे ने कहा मान लीजिए कबूतर का चित्र है, तो ब्लाइंड बच्चा क्या सोचेगा, हाँ कबूतर का चित्र होगा, ठीक है, लेकिन कबूतर की क्या विशेषताएं हैं, वो कैसे बोलता है, उसके पंख कैसे होते हैं, चोंच कैसी होती है, ये इससे तो वंचित रह गया ना बच्चा। उसने सुन लिया कि कबूतर का चित्र तो कबूतर होगा। जी, हम जब छोटे में पढ़ते थे तो एक कविता थी, हरे रंग का है यह तोता, जी, जाने कब जगता कब सोता, जी, चोंच लाल है और नुकीली, आंखें हैं इसकी चमकीली। अब देखिए शब्दों में उसने तोता को काफी हद तक डिस्क्राइब कर दिया। जी, अब इससे
चाहे बच्चा देखने वाला हो चाहे ना देखने वाला हो, सबको कुछ आइडिया तो है जी। अब उसी में एक तोता भी बना दे, मान लो तोता का बढ़िया चित्र बना दे, उसकी चोंच नुकीली है और लाल रंग की है, ये सब दिखा दें तो इंटरेस्टिंग भी बन गया और इस बच्चे को उसका बेनिफिट भी मिल गया। तो हमारी बुक्स जो हैं उनको जरूरी है कि हम वो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, ये अभी आइडिया मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आया नहीं है। कई बहुत अच्छी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं बुक्स में। एनसीईआरटी की बुक में ब्रेल के बारे में भी वो किया है, जिसकी मैंने एडिटिंग भी की थी, 3 बार लिखवाया था राइटर्स वो चैप्टर। तो जागृति आ रही है, लेकिन अगर कुछ हो गया है तो उसको अभी तो एकदम चेंज नहीं कर सकते हम। इसलिए हमारी टीचर की जिम्मेदारी है कि वो सब्स्टिट्यूट एक्सपीरियंसेस कैसे इस बच्चे को दें, उसको डिस्क्राइब कितना डिटेल में करें कि बच्चे को बहुत हद तक ये मालूम हो जाए कि कौन सा पक्षी है और उसके मॉडल के थ्रू उसको बताएं। जी दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के ये आई कि जो हमारी पुस्तकें हैं, आपने भी देखी होंगी, जो मेरे टीचर ट्रेनीज दोस्त हैं, ये जितनी भी जो भी एनसीईआरटी की या जो प्राइवेट पब्लिशर्स की या जिस भी प्रकार की बुक्स आपके यहाँ लगी हुई है आपके स्टेट में, उसमें ज़्यादातर जो हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया कि वो चित्र हैं, दृष्टिमूलक विचार हैं, और उन विचारों को आपको किसी दूसरे माध्यम में ढालना है दृष्टिबाधित बालक के लिए, ताकि उस बालक को वो सब प्रत्यय मिल सके, वो कॉन्सेप्ट मिल सके। जैसा कि उन्होंने अभी एक तोते की कविता सुना के एग्जाम्पल दिया था कि यदि आप कोई भी पक्षी लें, तोता ही नहीं, कोई भी पक्षी लें या कोई जानवर भी लें, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको हाथी का या शेर का प्रत्यय या कॉन्सेप्ट का विकास करना है दृष्टिबाधित बालक में, तो आप कैसे देंगे? ये प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ और चाहती हूँ कि आप टेलीफोन के द्वारा भी इसका जवाब देना चाहें हमारे टोल फ्री नंबर पे तो दे दें, और इसका जवाब हम आपसे चर्चा करेंगे। इस जवाब की हम आपसे और डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। इस वक्त एक वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। मन अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं।
मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जाने से पहले हमने आपसे एक प्रश्न छोड़ा था कि यदि हमें दृष्टिमूलक विचार जो है बुक्स में, जो पुस्तकों में आजकल है, वो किस प्रकार दिए जाएंगे दृष्टिबाधित बालक को। और उसी के साथ हमने पूछा था कि यदि आप शेर और हाथी का प्रत्यय बच्चों को देना चाहें तो किस प्रकार देंगे। आइए हम पूछते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, इसके बारे में जरा सा बताइए कि यदि इनका प्रत्यय देना पड़ जाए, जैसे विशालता का तो आपने बताया था अभी, समुद्र का या नदी का, पहाड़ हो गया, रेगिस्तान हो गया, इन सबका तो आपने बताया कि अगर आप बिल्कुल मूर्त रूप से दिखा सकें, बता सकें तो वो करें, और उसके साथ साथ मौखिकता का भी वर्णन करें। अब इनका किस प्रकार दिया जाएगा जो जानवरों में आते हैं? जी, इसमें ये शेर का तो वो मिल जाते हैं आजकल, स्टफ्ड एनिमल्स मिल जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें काफी हद तक कर सकते हैं। जहाँ तक जो जानवर को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे हाथी है जी, हाथी समझदार है। अगर आप चिड़ियाघर में महावत के उसमें करेंगे जी, तो हाथी को बच्चा छू के भी देख सकता है। जी जी जी, मैंने खुद भी देखा है, उसकी सूंड देखा है। तो जिन जानवर से, अब शेर को तो आप साक्षात शेर को तो नहीं दिखा सकते ना, तो हम जी, तो वो बात अलग है। हाथी को दिखाया जा सकता है, कुत्ता को दिखाया जा सकता है, तो इनको तो आप साक्षात दिखा सकते हैं। लेकिन मिट्टी का भी हाथी का मॉडल आता है, जिसमें उसका लगभग मतलब पूरा जितना एक्यूरेसी वो मेंटेन कर सकें, तो उसको मॉडल को दिखा करके, और फिर भी जो रियल चीज है वो तो रियल है जी। अगर आप हाथी के जो टच करेंगे, जो उसके बॉडी का टेम्परेचर है, जो बॉडी का खुरदुरापन है, वो सब तो छू करके ही पता लगेगा जी, तो वो दिखाया जा सकता है। लेकिन जो स्टफ्ड एनिमल हैं उसमें काफी हद तक फीलिंग जो रियल जैसी होती है जी। कम से कम बच्चा ये तो पहचान ही सकता है कि किस आकार के, किस शेप के उसके कान हैं, या पैरों के खुर हैं, या पैरों की लंबाई उसकी ज्यादा होती है, या शरीर की लंबाई चौड़ाई ज्यादा होती है। काफी कुछ वो अपने आप भी समझ सकता है, कुछ डिस्क्राइब कर जी। मॉडल की जहाँ तक बात हुई तो एक चीज और भी है जिसको हम कहते हैं होल टू पार्ट, जैसे संपूर्ण से भाग की ओर जाना। आजकल ऐसे भी खिलौने या ऐसे भी मॉडल हैं जो मतलब या पार्ट टू होल, जो हमारा एक बात होती है विकलांग बच्चों को, जो एक नियम है विकलांग बच्चों को सिखाने का, कि उस खिलौने के आप पार्ट्स भी कर सकते हैं, पैर के अलग, पूंछ के अलग, सिर के अलग, धड़ के अलग, और फिर उनको खांचों में एक साथ डाल के वो पूरा संपूर्ण भी देख सकता है, उसको महसूस कर सकता है। वो भी है। और मेरे को याद आया आपके बात से कि जैन फिलॉसफी जो है जी, जैन धर्म की जी, उसमें ये कहा गया कि ज्ञान जो है हम पार्ट टू होल ही पाते हैं, मतलब ज्ञान जो है पार्ट में ही पाते हैं। कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण नहीं है, संपूर्णता में। इसी तरह से अगर मान लीजिए एक हाथी का एग्जाम्पल लें, हाथी को जिंदा हाथी भी दिखाना हो तो हम बच्चे को संपूर्णता में नहीं दिखा सकते, क्योंकि देखेगा क्या, दो हाथों से टच करके जी। अब वो दो हाथ जितने एरिया में होंगे उतना ही तो देखेगा, उतना ही दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पार्ट टू होल की फिलॉसफी ज्यादा सही है, होल टू पार्ट तो नहीं होगा, क्योंकि हाथी अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो वो जो आपने एक एग्जांपल दिया कि आजकल खिलौने ऐसे आ रहे हैं कि पार्ट्स अलग अलग कर दो और फिर उसका होल बना दो,
बहुत अच्छा, एक तरफ से ब्लाइंड बच्चे के लिए बहुत अच्छा नॉलेज देने का तरीका निकाला है जी। अब ये है कि उसमें खिलौने में कितने हद तक एक्यूरेसी मेंटेन की गई है, ये एक इश्यू जरूर है। क्योंकि देखने से तो आपको लगता है, छूने से क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ये इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जी बिल्कुल। और कुछ स्किल्स की जो हाँ, जो स्किल्स की बात कर रहा था, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की बात हुई थी, और फिर लेसन इंट्रोड्यूस करने की बात हुई थी, उसके बाद फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग थी, प्रोबिंग क्वेश्चंस आपने एक बताया था, जो हमारे जो अध्यापकगण हैं उनके लिए जो ये स्किल्स का आइडेंटिफिकेशन की गई थी, जी पहचान की गई थी। जी अगली स्किल है साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज। मतलब कई बार जो है साइलेंस, यहाँ पर भी विजुअली हैंडीकैप बच्चे को थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जैसे अगर अचानक टीचर चुप हो गया तो उसका भी कुछ इम्प्लीकेशन है, कई इम्प्लीकेशंस हैं। जो सामान्य बच्चा है वो तो देख लेगा कि भाई प्रिंसिपल आ गया शायद, इसलिए जो है टीचर एकदम चुप हो गया, या ये होगा कि टीचर किसी बात से नाराज हो गया है बच्चों से, तो एकदम चुप हो गया, अपनी नाराजगी दिखाने के लिए अब मैं कुछ नहीं बोलता, तुम बहुत बोल रहे हो, अब मैं नहीं बोलता। तो ये कई चीजें, कुछ तो बच्चा, इवन विजुअली हैंडीकैप बच्चा भी कुछ चीजों को तो अपने आप सीख लेगा, समझने लगेगा, एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ चीजें हमें बतानी भी पड़ सकती हैं, जैसे कुछ मैनर्स जो होते हैं कि टीचर बोल रहा है तो हमको ध्यान से सुनना है, ये नहीं कि हम बीच बीच में जबरदस्ती बोलते रहें। तो इस तरह की कई चीजें जो साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज हैं, उनका हमें कुछ आइडिया देना पड़ेगा, जो कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में इंस्ट्रक्शंस जो आइडेंटिफाई की गई इंस्ट्रक्शनल स्किल्स उसमें बताया गया। बिल्कुल। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्स मतलब अगर अच्छा किया तो बच्चे को अच्छा, वेरी गुड, गुड, अच्छा किया तुमने, जैसे कहते हैं पुनर्बलन, हाँ, प्रोत्साहन वो भी देना जरूरी है, और ये सभी बच्चों के लिए, कोई भी चाहे हैंडीकैप्ड हो, नॉन हैंडीकैप्ड हो, सभी को। जी। नेक्स्ट स्किल है इंक्रीजिंग प्यूपिल पार्टिसिपेशन। जनरली हम पाते क्या है कि टीचर जो है बोलता चला जाता है, बच्चे सिर्फ सुनते हैं, ऐसा नहीं। कुछ इस तरह की टेक्निक अपनानी चाहिए जिसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन हो। जैसे हाथी के कितने कान होते हैं, बच्चों के पार्टिसिपेशन हुआ 2 कान होते हैं जी। क्यों 2 ही होते हैं, 4 तो नहीं होते हैं जी। तो एक तरह से उनका मनोरंजन भी हो रहा है और पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। तो मतलब एक इम्पॉर्टेंट स्किल है प्यूपिल पार्टिसिपेशन, जो कि होना चाहिए। नेक्स्ट जो स्किल आइडेंटिफाई की गई थी वो थी यूजिंग ब्लैक बोर्ड। सिर्फ वर्बल ही ना हो, ब्लैक बोर्ड का भी यूज करे टीचर, ताकि जो बच्चे देखते हैं उनका अटेंशन उधर भी रहे, और कैसे लिखा जाता है वो भी बच्चे सीखें। तो अब जब यहाँ पर मॉडिफिकेशन की जरूरत है कि अब बच्चा, जैसे ब्लाइंड बच्चा तो ब्लैक बोर्ड नहीं देख पाएगा जी। अब उसको थोड़ा सा अगर बता दिया जाए कि जैसे हाथी, तो वो बच्चा भी सीख लेता हा में आ की मात्रा। अगर थोड़ा टीचर ट्रेंड है तो हा में बड़ा, हा बड़ा, था में बड़ी, हाथी। तो अगर इस तरह का थोड़ा सा टीचर मॉडिफाई करे अपने स्किल्स को, तो ये ब्लाइंड बच्चों को या जो बच्चे विजुअली हैंडीकैप्ड हैं उनको बहुत फायदा हो सकता है जी। अगले स्किल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर। मतलब वो टीचर जो है वो बच्चे की मनोस्थिति का भी ध्यान रखे कि बच्चा का ध्यान है भी या नहीं। वो बिहेवियर से ये जान सकता कि वो अटेंटिव है कि नहीं है। तो ये स्किल भी टीचर के अंदर होनी जरूरी है कि एक तो खुद तो काम के प्रति समर्पित रहे ही, लेकिन साथ में ये भी देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा जो है उसका अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है जी। अगली स्किल थी अचीविंग क्लोजर। ये तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए डिजाइनिंग असाइनमेंट्स, जो काम देते हैं उनको, होमवर्क देते हैं या जो पढ़ाने की तैयारी है,
उसको भी सिस्टमेटिक बनाए टीचर, उसको टीचर इस तरह से प्रेजेंट करे कि एक दूसरे की रिलेशनशिप हो। बिल्कुल। आपको याद होगा ऊपर जब हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी जी। तो कैसे एक के अंदर से एक निकल के आ रहे थे, तो एक रिलेशनशिप थी। तो यहाँ पर भी जब असाइनमेंट दे तो वो रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखें। बिल्कुल। अगली स्किल है स्किल टू यूज रिमेडियल मेजर्स। मान लीजिए उसने कुछ सिखाया, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, अब उसको दूसरे तरह से वो कॉन्सेप्ट कैसे दे, वो रेमेडियल मेजर्स के थ्रू दिया जा सकता है। एक मॉडल दिखाया, बच्चे को नहीं पता लग रहा क्या है, कुछ और तरीका निकाले, कोई और डिस्क्रिप्शन दे एडिशनल, तो रेमेडियल मेजर्स का यूज करना, जिसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। बिल्कुल, है कि उपचार उसी वक्त हो जाए, जो भी उसकी मुश्किल है, समस्या, उसका उपचार हो जाए। जी जी। अगली जो स्किल थी वो पेसिंग द लेसन। ऐसा ना हो कि एक ही चीज पर रुक जाए और लेसन वहीं का वहीं रह जाए, एक या दो चीज पर ही रुक जाए। मतलब लेसन जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ पर तेजी से भी चले, और जहाँ जरूरत है उसको एक्सप्लेनेशन भी दे, और अगर जरूरत पड़े तो लेसन को दो भागों में बांटे, आधा आज आधा कल। तो मतलब पेस करना, ये नहीं कि एक ही बात को लेकर के रुक गया क्या भाई मैं कैसे पूरा करूँ, ऐसा नहीं। और जो एक और स्किल है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। क्योंकि इस स्किल के अंतर्गत उसे ये भी सोचना है कि जो ब्लाइंड बच्चा है उसको कहाँ बैठाया जाए जी। ब्लाइंडनेस भी कई तरह की एक हो सकती है कि भाई उसको लाइट से ज़्यादा तकलीफ होती है, थोड़ा दिखता है, तो उसको कहाँ बैठाया जाए। और जो टोटली ब्लाइंड है उसको अगर आपने पीछे बैठा दिया, ठीक से न सुना, ब्लैक बोर्ड की स्किल से वो यूज़ कर नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो उसे पता नहीं लगेगा, इसलिए उसको आगे बैठाना जरूरी है। तो ये जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, कहाँ किसको बैठाया जाए, किस तरह से इंटरेक्शन हो बच्चों के बीच में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कुछ कोर स्किल्स है, जो ये स्किल्स अभी मैंने चर्चा की, इनमें से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट स्किल्स है, उनको उन्होंने कहा कोर स्किल्स, जो कि हर टीचर को समझना ही चाहिए जी। अब ये कोर स्किल्स कौन सी है, इसमें ज़्यादातर हमने बताई है, बस थोड़ा सा एक महत्व देने के लिए। इंट्रोड्यूसिंग द लेसन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड इंपॉर्टेंट स्किल है। इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चनिंग और रीइंफोर्समेंट, इनको जो है कोर स्किल कहा कि ये तो यूज़ करनी ही चाहिए, चाहे बाकी स्किल्स को एक बार को आप कुछ स्किल्स को मान लो किसी कारण से छोड़ भी दें, तो इनको यूज़ करना चाहिए। अब इसके बाद थोड़ा सा जो मैंने पहले चर्चा की है कि कंफ्यूज कर रहे हैं लोग कि भाई ये जो है ये टीचिंग टेक्निक कहें या टीचिंग मेथड्स कहें या लर्निंग अप्रोचेस कहें, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लें जी। देखिए स्किल्स तो यहाँ स्पष्ट हो गई कि ये स्किल्स हैं टीचिंग की। ये इसमें कई लोग क्वेश्चन आंसर मेथड भी कह देते हैं, पर एक्चुअली वो मेथड भी कह सकते हैं, परंतु वो स्किल ज़्यादा है, मेथड कम है जी। लर्निंग अप्रोचेस की जहाँ तक बात है वो थोड़ा सा अलग है, उनको हालांकि कई बार लर्निंग मेथड्स भी कहते हैं लोग। तो एग्जाम्पल के लिए एक लर्निंग अप्रोच हो गई लेक्चर मेथड कहते हैं, बल्कि इसको लेक्चर मेथड कहते हैं। आप पढ़ा रहे हैं लेक्चर दे करके जी। दूसरा तरीका हो सकता है आपने बच्चों को ग्रुप में बैठा दिया और फॉर इंस्टेंस आपने जो होल एंड पार्ट की बात थी जी, आपने किसी जानवर के पार्ट्स दे दिए सब बच्चों को, किसी को पैर दिया, किसी को सिर दिया, किसी को पूंछ दी, और वो हर बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है। अब उसके बाद आपस में डिस्कस करके मान लीजिए 4 बच्चों का ग्रुप है, उनका यार ये किसका है, अच्छा चलो इसको फिट करके देखते हैं। हम फिट किया मॉडल और फिर देखा नहीं ये मॉडल हाथी का लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, कोऑपरेटिव लर्निंग है जी। एक दूसरे के साथ बातचीत करके 4-5 बच्चों का ग्रुप है और वो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुल मिला करके वो अपने उद्देश्य तक पहुंच गए कि ये किसका एक्चुअली मॉडल है जी। इसी तरह से एक पीयर ट्यूटरिंग होती है कि एक बच्चा जो होशियार होता है दूसरे बच्चे को पढ़ाता है। फिर पीयर कोलैबोरेशन होता है कि मिल करके
वहाँ एक टीचर और एक टॉट की बात नहीं है, वहाँ मिल करके कोई चीज़ में खोज कर रहे हैं। जैसे किसी का मॉडल ही मान लीजिए जानवर का, भाई ये किसका मॉडल है, दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, नहीं ये तो गधा लग रहा है, नहीं यार ये तो घोड़ा लग रहा है। अब वो आपस में डिस्कस करके एक नतीजे पर पहुंचते हैं, वो पीयर कोलैबोरेशन है। वहाँ टॉट एंड टीचर एंड टॉट की बात नहीं है, वहाँ कोलैबोरेशन है। तो इस तरह से कई लर्निंग अप्रोचेस हैं। जैसे एक ऑटोटेलिक लर्निंग है कि बच्चा खुद जो है इनिशिएटिव लेता है कि भाई मेरे को ये चीज़ नहीं आती है, मैं सीखना चाहता हूँ, अपने साथी से पूछता है, और वहाँ इंटरेक्शन भी हो रहा है, वहाँ इनिशिएटिव भी ले रहा है, दूसरा बच्चा भी इनिशिएटिव ले रहा है, नहीं ये तो घोड़ा ही है, ये गधा नहीं, गधे का उससे बड़ा होता है। तो इस तरह की कई लर्निंग अप्रोचेस हैं जिनको हम लर्निंग अप्रोचेस कहेंगे। तो ये हमको मतलब डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा थोड़ा सा कि स्किल्स कौन सी होती हैं और मेथड्स कौन से होते हैं, लेकिन बहुत हार्ड एंड फास्ट भी नहीं डिफरेंस है। क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आंसर मेथड भी कह देते हैं, वो स्किल भी हो गई और मेथड भी हो गया जी। तो इस पर बहुत नहीं जाना है, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी जानना जरूरी है हमें कि कौन सी चीज़ जो है मेथड है और कौन सी स्किल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो अभी आपने ये बताई, इस मेथड जो स्किल तो पहले ही आइडेंटिफाई हो गए थे, जिसको कि आजकल चर्चा में भी बहुत है, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो हमारे दृष्टिबाधित बालकों के लिए क्या अच्छी रहेगी? वो सभी के लिए बहुत अच्छी है। इस पर जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में थे, हस्बैंड वाइफ थे दोनों, उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए इस लर्निंग अप्रोच पर, कोऑपरेटिव लर्निंग पर जी। और सूजन करके हैं, उन्होंने भी इस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन्होंने एक हैंडीकैप नहीं, उन्होंने सभी तरह के हैंडीकैप को कंबाइन किया और सामान्य बच्चों के साथ जी। मेंटली हैंडीकैप्ड भी थे, विजुअली हैंडीकैप्ड भी थे। उन्होंने पाया कि इस अप्रोच के द्वारा बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, क्योंकि जो टीचर से तो फिर थोड़ा सा डर तो होता है ना, भाई टीचर पढ़ा रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा संकोच भी होगा, पता नहीं बीच में बोलूँ ना बोलूँ, कहीं टीचर डांट ना दे, ये सब फीलिंग होती है। लेकिन जब कोऑपरेटिव लर्निंग होती है वहाँ पर टीचर का रोल बहुत कम है, वहाँ बच्चे आपस में ही डिस्कस करते हैं, और क्योंकि वहाँ पर बराबरी के बच्चे हैं, बराबरी का स्टेटस है, वहाँ पूछने में भी उन्हें संकोच नहीं होता, बोलने में संकोच नहीं होता जी, बिल्कुल। तो वहाँ पर वो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। दूसरा, हर बच्चा एफर्ट करता है कि मेरे को आता है, और अगर नहीं आता दूसरे के अंदर ये भी हिम्मत पैदा होती है, नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है जी। तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ये सभी तरह के बच्चों के लिए यूजफुल है। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि कोऑपरेटिव लर्निंग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं यूज़ कर सकते। तो जैसे सोशल स्टडीज़ है, सोशल स्टडीज़ के अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत अच्छे से इस्तेमाल की जा सकती है, ऑटोटेलिक लर्निंग बहुत अच्छे से इस्तेमाल की जा सकती है, पीयर ट्यूटरिंग, पीयर कोलैबोरेशन बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से यूज़ हो सकती हैं। लैंग्वेज में देखना पड़ेगा, लैंग्वेज में कितने हद तक सक्सेस होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स में तो आप कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, कुछ में जरा देखना पड़ेगा कितना यूज़ कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते जी। ये दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना, डॉक्टर साहब ने बताया भी कि जब जहाँ पर सहयोग की बात होती है, आप अपने वैसे भी वातावरण में भी देखेंगे कि यदि आपको कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा और आप किसी कार्य को अंजाम देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और सहयोग नहीं मिल रहा है, तो वो उतना अच्छे तरीके से नहीं होगा, या उसमें कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होगी, या देर लगेगी, या आप नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है छोड़ भी दें। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप बच्चों में, जो आप दृष्टिबाधित बालकों को जब पढ़ा रहे हैं, जब उनका शिक्षण कर रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, तो एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि केवल वन मैन शो ना हो। जैसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं, पहले टीचर सेंटर्ड हुआ करती थी कि जो टीचर ने कह दिया वो ही माना जाएगा,
सर शायद मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल। जो कह दिया है वही माना जाएगा और वही किया भी जाएगा क्लास में। किसी को अपने कुछ कहने की स्वतंत्रता या सलाह भी देने की स्वतंत्रता नहीं थी। ये काफी पहले की बात है। वैसे आजकल पूरा जो परिप्रेक्ष्य वो बदल रहा है। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जब बात होती है तो हर चीज उसका पाठ्यक्रम, उसकी स्ट्रेटजीज, उसके मेथड, उसके स्किल्स, जो कुछ भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कुछ जिन भी चीज़ों का उसमें समावेश होता है शिक्षण में, वो सब बच्चे को केंद्रित करके बनाई जाती हैं। तो इसी में आजकल जो बहुत चलन में है वो कोऑपरेटिव लर्निंग का है, या ऐसी लर्निंग जिसमें बच्चा अकेला ना हो, कोई ना कोई उसके साथ हो, चाहे वो उसका साथी ग्रुप क्यों ना हो या उसका एक दो साथी हो, या खेल खेल में जैसे हम कहते हैं सिखाना चाहिए, तो खेल तो अकेले से नहीं होगा, होगा तो 2 या 3 से। तो आप इस चीज पर जरा गौर करिएगा कि जब आप कुछ सिखा रहे हैं तो उसमें सहयोग की भावना जरूर हो, या कोऑपरेटिव लर्निंग की जो बात है वो उसमें जरूर आए। डॉक्टर साहब, कुछ हमने बात करी जो कौशल थे, जो स्किल थे, जो टीचर ट्रेनीज में या जो अध्यापकों में होने चाहिए उनकी बात हुई। कुछ आपने कोर स्किल्स की भी बात करी। अब क्योंकि हम जब सामाजिक विज्ञान विषय की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमने बात करी थी कि दृष्टिमूलक विचार हैं उनमें। तो अब इनको जो है कैसे बदला जाए, या हम अपने दृष्टिबाधित बालकों को कैसे इनको दें कि वो ये जो जितने भी उसके जो भी दृष्टिमूलक विचार हैं वो कन्वर्ट हो जाएं, उसके अपने ज्ञान में आ जाएं, उनके बारे में वो सीखें। इससे पहले मैं थोड़ा सा मेथड्स की बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो सोशल स्टडी होती है उसमें कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस देना जरूरी होता बच्चे को। जी। तो जो सोशल स्टडीज में मेथड्स का यूज करते हैं, कौन कौन से मेथड्स ऐसे हैं जो हमें उनकी लर्निंग के लिए ज्यादा उपयोगी हैं। अच्छा। तो थोड़ा सा मैं उसकी चर्चा कर लूं, फिर इस पर्टिकुलर उस पे आता हूं। तो इसमें एक जो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड, कि बच्चा अवलोकन करता है। उसको अवलोकन करने के लिए आप कह सकते हैं कि कल जो है तुम अड़ोस पड़ोस में सफाई का अवलोकन करके आओ, ऑब्जर्वेशन करके आओ कि whether there was cleanliness all around your house, whether the roads were clean or not clean. तो ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चे को कुछ डिफिकल्टी हो सकती है, पर वो पूछ सकता है कि भाई घर जाकर के पूछेगा कि हमारे घर के सामने की सड़क जो है वो साफ है, रोज साफ होती है या कभी कभी साफ होती है, गंदी है या साफ है। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन बच्चे को एनकरेज करते हैं कि वो ऑब्जर्व करे आसपास की चीजें। तो ये एक मेथड जो है सोशल स्टडीज में, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, ये हर उसमें यूज किया जा सकता है। भाई अपने बच्चों, अपने साथियों को देखो, कोई आज कोई दुखी लग रहा है क्या, कोई मतलब सब बच्चे खुश हैं या कोई नहीं लग रहा नहीं है, तो उससे फिर जाके पूछा क्या हो गया आज, क्यों ऐसा है। कहने का मतलब ऑब्जर्वेशन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है सोशल स्टडीज में। बिल्कुल। नेक्स्ट है एक्सकर्शन, क्योंकि ज्योग्राफिकल ज्योग्राफी की जब बात की है तो ज्योग्राफी में एक्सकर्शन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में। बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम पहाड़ के बारे में हमने पढ़ाया, पहाड़ होता क्या है, पहाड़ की क्या विशेषताएं हैं। अगर हम कोई ऐसी ट्रिप रख लें जहाँ की जंगल भी हो, पहाड़ भी हो, झरने भी हो, तो नदियां हो, तो हमने उस बच्चे को कई तरह के एक्सपीरियंसेस अनुभव एक साथ दे दिए। भाई नदी क्या होती है, नदी में थोड़ा नहाए भी बच्चा, मतलब सेफ्टी के साथ नहा भी लिया, पानी का भी अनुभव हुआ, आवाज भी सुनी उसने। पहाड़ ऊंचाइयों पर गया, वो सिर्फ ये कह दे रहा कि बिल्डिंग में चढ़ जाओ, पहाड़ है, वो तो गलत एक्सपीरियंस है। या ऊंचाई होती है, ऊंचाई होती है कहने से नहीं समझ में आएगा, लेकिन पहाड़ में जाएगा जब चट्टाने भी देखेगा, चढ़ाई भी देखेगा, तो अनुभव होगा कि पहाड़ क्या होता है। तो पहाड़ है, वैली है, तो कोई एक्सकर्शन ट्रिप जो है वो ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी है। फिर आप मान लीजिए दिल्ली में है, आप कहते हैं पहाड़ों में ठंडी होती है, कोई ऐसी जगह की ट्रिप ऑर्गेनाइज कीजिए जहाँ ठंडक है, मसूरी है, तो मसूरी है, शिमला है। तो एक तरह से आपने ये देखा कि जब ज्योग्राफी में चेंजेस हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो किस तरह से मौसम बदलता है जी। तो आप एक्सकर्शन ट्रिप का जो रियल एक्सपीरियंस है वो न केवल
साइटेड बच्चों को, बस ब्लाइंड बच्चे को भी बहुत अच्छी तरह से दे सकते जी। हैं। और डॉक्टर साहब, जब जाहिर सी बात है और बहुत ही फेमस बात है, प्रसिद्ध बात है कि जब मैंने करके सीखा हाँ, तो मुझे हमेशा याद रहा, सही है। और जब मैंने पढ़ा तो मैं भूल गया। जी तो ये एक्सकर्शन मेथड, अब इसमें कई बार कुछ ऐसे भी टीचर हो सकते हैं कि भाई ब्लाइंड बच्चे को कहाँ ले जाएंगे, कहीं गिर ना जाए, जी चोट ना लग जाए। एक सेफ्टी कंसर्न है। जी जी सेफ्टी कंसर्न आप दूसरी तरह से इंश्योर कर सकते हैं कि उसको जो गाइड करे ठीक हो। और मैं ये बताना चाहूंगा अपने टीचर्स को जी कि बच्चे बहुत फास्ट सीखते हैं इन जनरल। जी उनको थोड़ा सा अगर आपने गाइडेंस दे दी तो वो बहुत सेफली अपने साथी को ले जाएंगे। पर हाँ, आपको प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि बच्चे को नहीं दिखता है, अगर ठीक गाइडेंस नहीं होगी गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए एक्सकर्शन जरूरी है, सभी तरह के अनुभव भी बच्चे को देना जरूरी है, लेकिन उसकी सेफ्टी इंश्योर करते हुए, और ये टीचर का दायित्व है। बिल्कुल। अगला मेथड है, ठीक है, इसमें एक चीज और जोड़ दूं, जैसे मैंने ज्योग्राफी कल उसमें ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दिया, इसी तरह से हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे ताजमहल है जी हिस्टोरिकल प्लेस है। अब कई टीचर सोचेंगे भाई ये बच्चे को ले जाएंगे, पर कैसे जानेगा ब्यूटी। जी उसमें जो दीवारों पे फ्लावर बने हैं, कुछ डिस्क्राइब कीजिए, कुछ उसको टच करने दीजिए, उससे वो काफी हद तक उसका आनंद लेता है, ले सकेगा। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस की विजिट में और इवन ज्योग्राफिकल प्लेसेस की विजिट में आपको उसको जहां तक हो सके टच के थ्रू एक्सपीरियंसेस देने हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन जो कि टच से नहीं फील किया जा सकता, ब्यूटी है नहीं फील की जा सकती, पेड़ों की ब्यूटी है, किस कलर के पत्ते हैं, किस कलर के पेड़ हैं, क्या अच्छा है, ये डिस्क्रिप्शन के थ्रू देंगे। तो जो एसोसिएशन है उसका एक्सपीरियंस और जो आप बताएंगे डिस्क्रिप्शन, उससे काफी कुछ लर्न कर सकता है। नेक्स्ट मेथड है लेबोरेटरी मेथड। कई बार हम नहीं ले जा सकते एक्सकर्शन पर, तो हम एक लैब बना करके वहां पर बच्चों को कुछ तरह के, सब तो नहीं पर कुछ तरह के अनुभव दे सकते हैं, अधिकतम जितने दे सकें जी। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैप्स की बात आती है, बिल्कुल ज्योग्राफी के मैप्स वगैरह हैं। अब वर्ल्ड की बात जब करते हैं कि उस देश का आकार कैसा है, तो वो हम हर देश में नहीं ले जा सकते एक्सकर्शन के लिए। तो उस टाइम पर जो हम मैप बनाएंगे, चाहे देश का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे सिटी का हो, वो मैप बनाने में हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सामान्य मैप होता है उससे विजुअली हैंडिकैप बच्चे को उतना फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। उसको हमें मैप टेक्चुअल बनाना पड़ेगा जी। और टेक्चुअल भी साइज भी बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आप आंख से एक छोटी जगह पर रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं, वो टेक्चुअल उससे नहीं पॉसिबल है। तो उसको जब तक आप क्लियरली ऐसा ना बनाएं कि वो टच करके डिफरेंशिएट कर सके, तब तक फायदा उसको नहीं होगा। इसलिए मैप जो हो वो टेक्चुअल होना चाहिए। अब टेक्चुअल मैप कई बार मिलते नहीं हैं, वो मैप टीचर्स डेवलप कर सकते हैं। और मैप्स डेवलप करने में आपको ध्यान रखना है कि जो आप मटेरियल यूज करते हैं, छू करके उसको, उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियरली पता किए जा सके, और छू करके उसकी जो बाउंड्री है, जो भी चीज है, वो क्लियरली पता लग जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप रेलवे लाइन दिखा रहे हैं, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्री के आवश्यक है, और ऊपर हमने चर्चा भी की कि इकोनॉमिक्स जो है सोशल स्टडीज का पार्ट होता है। तो रेलवे लाइन जैसे एक मोटी रस्सी चिपकाई आपने, उसके बीच बीच में लकड़ी लगा दी, जिससे कि रेल लाइन का एक कॉन्सेप्ट दिया कि ये रेल लाइन है। इसी तरह से किसी पर्टिकुलर एरिया में खेती ज़्यादा होती है, कैसे बताएं कि हरियाणा पंजाब में खेती काफ़ी अच्छी होती है, कुछ अनाज के दाने चिपकाती है। अब ये टेक्चुअल एक्सपीरियंस से बच्चे को पता लग गया कि यहाँ खेती ज़्यादा होती है। तो ये लेबोरेटरी मेथड के अंतर्गत
आप बच्चे को तरह तरह के मैप्स बना करके, जो चाहे किसी कंट्री का हो चाहे किसी स्टेट का हो, बना करके आप वो एक्सपीरियंस, टेक्चुअल एक्सपीरियंस दे सकते हैं। मोटी रस्सी, पतली रस्सी, पतला धागा, मतलब ये एक एग्जाम्पल है। कहीं आप जैसे गत्ते को काट करके उसका भी कुछ एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जैसे आपने रेगिस्तान का एक्सपीरियंस देना है, रेगिस्तान में थोड़ा रेत चिपका दी तो उससे पता लग गया, नमक चिपका दिया। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू आप खुद नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं कि हम पानी का एग्जाम्पल कैसे देंगे। मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था तो हमारे यहाँ 4 ईयर कोर्स था BSc B.Ed, उसमें स्टूडेंट्स को कुछ अच्छी टीचिंग एड्स बनानी पड़ती थी और उनको प्रेजेंट करना पड़ता था। तो क्रिएटिविटी देखिए, जो हमने ऊपर कहा था ना, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी, उसकी क्रिएटिविटी देखिए। एक लड़की ने बढ़िया बर्फ कैसे पड़ती है पहाड़ पर, वो शो करना था। अब क्या चुना उसने? रुई लगाई और वो मेरे पास आई, सर मैंने ये टीचिंग एड डेवलप की है और मैंने ये सोच के डेवलप किया है कि जो ब्लाइंड बच्चा है वो भी छू करके इसको फील कर सके जी। तो ये है, मतलब आपके अंदर अगर इच्छा है तो आप कैसे तरीके ढूंढते हैं जी। ये है रचनात्मकता तरीका। तो ये लेबोरेटरी मेथड में अब यहाँ पे फिर मतलब आप अगेन ये भी है कि भाई अगर आप ये कह सकते हैं कि पहाड़ों पर पानी ठंडा होता है तो थोड़ा फ्रिज का पानी भी किसी चीज में रख सकते हैं। मतलब ये एक एग्जाम्पल है। सब कुछ आप इस तरह से लेबोरेटरी मेथड के अंतर्गत करा सकते हैं जी। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट मेथड। ये मतलब सोशल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं सारे मेथड, और भी दूसरी जगह यूज हो सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड में क्या है कि 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो ग्रुप प्रोजेक्ट दे दिया आपने बच्चों को कि आपने कहा कि भाई अगर हम बम्बई जाएंगे तो समुद्र के किनारे क्या क्या करेंगे, कैसा होगा। आपने जो बुक्स में पढ़ा है उसके बेसिस पर वो एक प्रोजेक्ट बनाता है जी। दूसरा तरीका कि जैसे आप पहाड़ पे घूम के आए हैं, उसके बेसिस पर आपने दे दिया उनको प्रोजेक्ट कि भाई लिख के लाओ कि वहाँ क्या क्या आपने देखा, और वो एक आदमी को नहीं लिखना है, वो प्रोजेक्ट के रूप में काम करना सब लोगों को मिल करके। तो प्रोजेक्ट मेथड हो गया। फिर टेक्स्ट बुक मेथड तो है ही, जो पढ़ाएंगे बुक्स में लिखा होगा, उसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी। स्टोरी टेलिंग मेथड है जो कि स्टोरी के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगा। लेक्चर मेथड है जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेक्चर मेथड में उतना बच्चे को समझ में नहीं आता, लेकिन स्टोरी टेलिंग है उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। फिर लेक्चर मेथड ड्रामेटाइजेशन, इसमें भी बच्चों को मज़ा आता है। एक्टिंग करवाइए बच्चों से, बच्चों को बताइए कि मतलब किस तरह से एक्टिंग करें। तो ये मेथड, सोर्स मेथड एक बहुत यूज़फुल चीज़ है। ये सोर्स मेथड आपके ज्योग्राफी में काफ़ी यूज़ होता है कि अगर हम पहाड़ पर जा रहे हैं तो पहाड़ एक सोर्स है आपकी नॉलेज का जी। पहाड़ सोर्स हो गया आपकी नॉलेज का। अगर आप ताजमहल देखने गए हैं तो ताजमहल जो है वो सोर्स है आपकी नॉलेज का। तो ये सोर्स मेथड जो है हिस्ट्री में भी और ज्योग्राफी में भी यूज़ होता है जी। तो ये मतलब मेथड्स के बारे में चर्चा हो गई। और मेथड दोस्तों, जो डॉक्टर साहब ने भी मेथड्स बताए, अभी हमको जो मेथड्स बताए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो अच्छे से समझ आएंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पे ये पूछना चाहती थी कि क्या ऐसा भी है कि कोई सामाजिक विज्ञान में जैसे जो 3 मुख्य विषय आते हैं, जैसे भूगोल है और इतिहास है और जो हमारा इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, किसी खास विषय के लिए कोई खास मेथड है या कहीं पे भी कुछ भी देख के, स्थिति देख के दिया जाता है? नहीं, स्थिति देख के करना पड़ेगा कि अच्छा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये लेबोरेटरी मेथड का यूज ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा कर सकते हैं जी। इसी तरह से सोर्स मेथड जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों में यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड किसी में भी यूज किया जा सकता है। फिर ड्रामेटाइजेशन मेथड, जैसे पॉलिटिकल साइंस का अगर पार्ट सिविक्स का लिया है, एक कुछ इस तरह से लिखा कि भाई
गंदगी भी करते हैं कुछ लोग और कुछ सफाई करते हैं, तो कैसे आपस में बैठ करके डिस्कस करें, उससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी डेवलप होती हैं जी। कि ऐसा करने से क्या होगा नुकसान। तो कहता अरे कुछ नहीं होता, तो दूसरा कहेगा नहीं नहीं भाई ये गंदा रहेगा तो इससे कीटाणु होते हैं और उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। तो मतलब ड्रामेटाइजेशन के थ्रू कई चीजें कर सकते हैं, लेकिन कुछ छोटा प्ले बना के नाटक जैसे कर सकते हैं। जी जी। तो मतलब डिपेंड करता है कि क्या चीज हम दिखाना चाहते हैं जी। और कौन से मेथड से वो बच्चों को ज्यादा अच्छी ग्रहण की जाए हो पाएगी, बिल्कुल उसको देखना पड़ेगा। जी। डॉक्टर साहब, जब हम दृष्टिमूलक विचारों को अदृष्टिमूलक विचारों में बदलने की जब बात करते हैं, तो हमारे कुछ ऐसे खास नियम हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जैसे जो बिल्कुल ही कन्वर्ट नहीं हो सकता या जो अध्यापक है वो नहीं दे सकता, तो क्या हम उसको हटा दें, छोड़ दें? नहीं, उसको हटाने की बजाय उसको हमारे जो डिफरेंट मेथड्स हैं जी कि हम किसी चीज को नहीं पूरी तरह से दिखा सकते, उन बच्चों को मतलब एक्सपीरियंस नहीं दे सकते, तो उनको हम डिस्क्राइब करेंगे जी, डिस्क्रिप्शन के थ्रू हम देंगे उसका आइडिया। जैसे कलर का एग्जांपल था जी कि कलर हम वैसे टेक्चुअली नहीं दिखा सकते, अगर कुछ ऐसा कोई मेथड अभी नहीं निकला है जिसके थ्रू हम 100% श्योरिटी के साथ कह सके कि ये पर्टिकुलर कलर है जो बच्चा पहचान लेगा, तो उस स्थिति में हम डिस्क्रिप्शन का यूज करेंगे। फिर कुछ जगहों पर हम मॉडिफिकेशन का यूज करेंगे कि जैसे जो मैप है वो मैप हम जो विजुअल है उसको टेक्चुअल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मॉडिफाइड एक्सपीरियंस दे रहे हैं हम बच्चे को जी। इसी तरह से जब हम रियल शेर को नहीं दिखा रहे हैं, हम उसके मॉडल को दिखा रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट एक्सपीरियंस दे रहे हैं। या बर्फ जैसे हम नहीं दिखा पा रहे हैं सपोज, तो हम उसकी जगह रुई का प्रयोग जो कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूट एक्सपीरियंस है। तो ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको नीड बेस्ड मेथड, मतलब नीड क्या है बच्चे की जी, और नेचर क्या है, डिसेबिलिटी का नेचर क्या है जी, उसकी नीड क्या है, तो नेचर और नीड्स जो हैं वो डिटरमिन करेंगे कौन सा मेथड मोस्ट सुटेबल है जी। और हम जनरलाइज नहीं कर सकते, कई बार बच्चे को एक चीज एक तरह से आसानी से समझ में आती है और किसी बच्चे को वो चीज उसी मेथड के थ्रू नहीं आ रही है, तो उसको वैरायटी ऑफ मेथड्स, वैरायटी ऑफ अप्रोचेस हमको यूज करनी पड़ेगी कि दूसरे तरीके से उसे आ जाए। उद्देश्य तो हमारा ये है कि बच्चे को आ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए टीचर लेक्चर मेथड से पढ़ाता है जी, बच्चे को नहीं आता समझ में जी, यही कारण है कि फिर ये लगा कि लेक्चर मेथड बहुत अच्छा मेथड नहीं है, तो फिर उसके बाद फिर अलग लर्निंग बाय डूइंग हो सकता है जी, ट्रायल एरर और फिर पीयर ट्यूटरिंग अप्रोच हो सकती है, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऑटोटेलिक लर्निंग। तो ये सारी जो लर्निंग अप्रोचेस हैं इनका यूज करते हुए बच्चे को इन्वॉल्व करना है, तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट रहे लगातार कि बच्चा अपने आप को अलग ना समझे। ग्रुप लर्निंग में भी ये इंश्योर करना है टीचर को, ग्रुप लर्निंग के जो कोऑपरेटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं, ये इंश्योर करना कि ऐसा ना हो कि 3 बच्चे तो खूब आपस में मिलकर कर रहे हैं और 1-2 बच्चे जो हैं वो छूट रहे हैं। नहीं, पार्टिसिपेशन इंश्योर करना। इसलिए जो टीचर का रोल जो है वो फैसिलिटेटर का रोल यहाँ पर जो है, टीचर फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा। वो बच्चों को प्रोत्साहित करेगा, बच्चों को जरूरत पड़ने पर कुछ क्यूज देगा कि ऐसे करो जी। पर यह है कि इतना भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे को एक तरह से हर जगह आदेश मिलता रहे टीचर से। उनको अपने आप करने दीजिए, लेकिन जहाँ जरूरी है वहाँ जरूर आप फैसिलिटेटर का रोल प्ले करिए। यानी कि हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, अगर आप कोऑपरेटिव लर्निंग इंट्रोड्यूस कर दिया तो चलो अब हमें क्या करना, हम घूम के आते हैं बच्चे कर रहे हैं। नहीं, वो समय कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल इज कंपल्सरी जी। दोस्तों, एक जो 3 जो मुख्य बातें बताई डॉक्टर साहब ने अभी, कि जब आप दृष्टिमूलक विचारों को अदृष्टिमूलक में बदल रहे हैं दृष्टिबाधित बच्चों के संबंध में, तो आप एक अडॉप्टेशन या जिसे हिंदी में कहते हैं अनुकूलन अवश्य कर लें, उसको मॉडिफाइड कर, उसको अडॉप्ट कर लें, उसका अनुकूलन कर लें कि बच्चा बिल्कुल वैसा ही प्रत्यय सीख जाए। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, आप प्रतिस्थापन जिसे कहते हैं, एक वस्तु की जगह, एक विचार की जगह दूसरा विचार दें।
तो बच्चा प्रत्यय को समझने में उसे आसानी रहेगी, आसानी से समझ पाएगा। और एक जो और, आप उसको बार बार अभ्यास कराएं, आप भी अभ्यासरत रहें। बच्चा अगर एक मेथड से नहीं सीख रहा है तो उसे दूसरा दें, दूसरे से नहीं सीख रहा है तो तीसरा दें। आप तो ज्ञान का भंडार हैं, आपके प्रशिक्षण के दौरान भी आपने ये सब बातें जानी सीखी। जब आप बच्चों के साथ इसको प्रैक्टिकल करने के लिए शुरुआत करें तो इन तीनों बातों का ज़रूर ध्यान रखें, जिसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं। एक्सपीरियंसेस, उनको अधिकतर एक्सपीरियंसेस दें, क्योंकि हमारा जो दृष्टिबाधित बालक के शिक्षा में जो पहला नियम है वो यही है कि उनको वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस यानी विभिन्न प्रकार के अनुभव दिए जाएं, और जहां तक हो सके उनके अनुभव मूर्त रूप में हों उनके, या जैसे डॉक्टर साहब ने शुरुआत में कहा था, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हों। डॉक्टर साहब ने तो नदी और समुद्र तक की बात कही कि, और अभी जैसे एक्सर्जन की लेबोरेटरी मेथड में बात हुई कि आप वहां जाके उनको वही एक्सपीरियंसेस, वही अनुभव दें जो रियल में है, जो असलियत में वहां मौजूद हैं। आप जो बताएंगे उसके बारे में वो तो आप बताएंगे ही अपने नज़रिए से, पर वो जो महसूस करेगा दृष्टिबाधित बालक, उसका एक अलग ही नज़रिया होगा उस चीज़, उस वस्तु को देखने के प्रति। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपने जो भी एक्सपीरियंसेस दिया बच्चे को, अब उसमें आपको वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत है। आप ये देखिए कि उसको वास्तव में जो अनुभव आपने दिए हैं वास्तव में उसने समझा भी है कि नहीं समझा। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, दूसरा जो कहना चाहूँगा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू ये है कि हम जो मॉडल्स के थ्रू देते हैं, एक बात हुई थी हमारी कोयम्बटूर में, उन्होंने ये काफ़ी पहले की बात है, 87 की बात है। उस टाइम पर उन्होंने क्या किया कि जो उनका ये विचार था कि जो चीज़ हम देखते हैं अगर वो उभार दी जाए तो बच्चे को बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट मिल जाएगा जी। और उस टाइम पे 87 में मैंने उनसे ये कहा कि आपका एफर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आपने जो उभारा है वो बच्चे को जरूरी नहीं है कि समझ में आए। बिल्कुल। और वो बाद में जाके उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली। तो कहने का मतलब है कि आप एक गलत फहमी ये भी ना रखें कि जो देखा जा सकता है अगर हम उसको एज इट इज उभार देंगे तो बच्चा समझ लेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उसको आप रियल एक्सपीरियंसेस जितने पॉसिबल हों बिल्कुल वो जरूर दीजिए। जैसे अगर आपने कुत्ते का चित्र अगर बनाया है और कुत्ते का मान लो आपने मॉडल भी दिखा दिया, पर क्यों ना रियल कुत्ता दिखाया जा सके किसी का पालतू जो कोई काटेगा भी नहीं। तो वो जो कुत्ते का मूवमेंट है, जो उसकी गर्मी है, जो उसकी एक्टिविटीज हैं, जो रियल एक्सपीरियंस बच्चे को वो देंगे, वो आप मॉडल जो लाके देंगे ना कुत्ते का, वो जो इवन जो स्टफ्ड मॉडल जिसको कहते हैं, जो रियल फीलिंग भी होती है, लेकिन वो नहीं देगी क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं है। और कुत्ते का जो होगा वो, लेकिन जहाँ संभव नहीं है, जैसे अब शेर का तो नहीं दे सकते जी, लेकिन शेर का तो हम दृष्टिवान बालक को भी नहीं दे सकते, पर चलो वो देख तो लेगा कि उसकी हरकतें क्या है, और वो भी बहुत दूर से देख पाएगा। हाँ जी, लेकिन ये बच्चे को जो चिड़ियाघर में, बिल्कुल, और चिड़ियाघर में जो शेर मौजूद है सर, वो उस वक्त, जिस वक्त आप चिड़ियाघर गए हैं उस वक्त वो बोलेगा या नहीं बोलेगा, ये भी किसी कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल। और उसको रखा भी इतना दूर जाता है कि छोटा बच्चा उसको देख भी नहीं पाता। मान लीजिए 5-7 साल का बच्चा भी बहुत दूर तक उसको वो सब फीलिंग या वो सब उसका जानकारी नहीं मिल पाती जो होती। इतनी दूर से सर एक चीज को अगर देख रहा है बच्चा तो उसे ये भी मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि उसका रंग क्या है। छाया में उसका रंग कुछ और हो जाता है, वो छाया में बैठा रहता है धूप में, या बारिश में तो वो अंदर ही रहता है। बहुत मुश्किल है कि वो अपनी गुफा से भी बाहर आए। तो जब एक्सपीरियंस की, शेर के एक्सपीरियंस की बात आती है तो जी बिल्कुल ये भी बात हो जाती है। लेकिन कुल मिला के ये है, जैसे एक एग्जांपल दूं, बच्चे चाहे आदमी के हों या जानवर के जी, बड़े इनोसेंट होते हैं बहुत। जैसे हम भोपाल में वन विहार था, वहाँ हम लोग कभी कभी चले जाते थे, मैं मेरी वाइफ। वहाँ शेर के 2 बच्चे थे जी, छोटे छोटे बच्चे थे। अब वो इतने यूज्ड टू बन गए थे, मतलब वो नीचे खाई सी थी उसमें जी, वो वहीं घूमते थे, मतलब उनको आदमियों की प्रेजेंस अच्छी लगती थी। अच्छा, मतलब वो वहीं घूमते, वो हम लोगों को देखें, हम लोगों ने देखे, मतलब उनको कोई डर नहीं था। पर वही जब बड़े हो गए जी, जब पूरे मैच्योर हो गए तो वहाँ नहीं घूमते थे, फिर अपने जंगल में, मतलब जो उधर छुपने की जगह थी वहाँ।
तो कहने का मतलब जो बच्चे हैं, आदमी के हों या जानवर के, बड़े इनोसेंट होते हैं, उनको डेंजर्स नहीं मालूम होते हैं। जी। तो हमें ये डेंजर्स के बारे में भी अवेयरनेस जहाँ जरूरत है वहाँ क्रिएट करनी है। बिल्कुल। बच्चे में अननेसेसरी नहीं करनी, हाँ, ऐसा ना हो कि आवश्यक ना हो। बच्चा जो है अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट करेगा। कुत्ता दिखाया है तो पता लगा सड़क के कुत्ते को तंग किया, उसने काट लिया। बिल्कुल। ये सही सब बात। चीजें सावधानी भी जो है, और ये ब्लाइंड बच्चे को तो और ज्यादा जरूरी है, उसको तो बताना है। सर, जब भी हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, तो सबसे पहले ना हमारे दिमाग में, और जो बुक्स भी हैं उसमें भी, और जितनी भी पढ़ाई जो भी हमारे दृष्टिबाधित बालकों से संबंधित जो भी शिक्षा चल रही है टीचर ट्रेनिंग्स की, सबसे बड़ी समस्या आती है नक्शों की। नक्शों जी, ये एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ी बात है कि जो नक्शे हैं उनको कैसे बनाया जाए। उसको जैसे मैंने बीच में भी चर्चा की थी जी। कि मटेरियल का सिलेक्शन करना है टीचर को। इसमें टीचर की क्रिएटिविटी झलकेगी जी। कि कहाँ, जैसे बाउंड्री है, मान लीजिए किसी स्टेट की बाउंड्री है या कंट्री की बाउंड्री है, वहाँ में कोई तो ऐसा निशान लगाना है। जैसे एग्जांपल के लिए नक्शा है, एशिया का नक्शा है। अब एशिया में आपको इंडिया भी दिखाना है, बांग्लादेश भी, या खासतौर से इंडिया के चारों तरफ के देश दिखाना है, जी। तो बांग्लादेश भी दिखाना है आपको, और साथ में जो है आपको पाकिस्तान भी दिखाना है, चाइना भी दिखाना है, हिमालय पर्वत भी दिखाना है। तो कहीं तो आप बताएंगे ना कि बाउंड्री हमारी कहाँ से अलग हो रही, पाकिस्तान से बिल्कुल, या बांग्लादेश से। अब वहाँ पे आप कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप रस्सी का इस्तेमाल करें जी। या मोटे धागे का इस्तेमाल करें, पर यह है कि आप कुछ भी इस्तेमाल करें, वो टेक्चुअली पॉसिबल होना चाहिए टच करके कि यहाँ से अलग देश आ गया है। आप हो सकता है कि एक पतले मोटे कागज का गत्ते का इस्तेमाल करें जी। हो सकता है एक मोटे धागे का इस्तेमाल करें, लेकिन ये देखें कि जैसे आपने जो देश की बाउंड्री में धागा लगा करके उसको डिफ्रेंशिएट किया है, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा नक्शा बनाया है तो राज्यों की बाउंड्री में भी वही धागा लगा दें। बिल्कुल, उसमें जरूर अंतर होना चाहिए, और चाहे मोटे पतले का अंतर हो, चाहे खुरदरे और चिकने का अंतर हो, कोई ना कोई डिस्टिंग्विशिंग मार्क उसके अंदर होना चाहिए, जिससे ये पता लगे कि ये राज्य की बाउंड्री है और ये देश की बाउंड्री है। बिल्कुल। अब जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को कैसे दिखाएं? अब वो धागे से तो नहीं होगा। अब उसमें मान लीजिए आपने थर्मोकोल का यूज किया, ऊंचा भी है और उस पर बर्फ पड़ी है, रुई भी लगा दी। तो इस तरह से ये जो नक्शे हैं वो टीचर को देखना पड़ेगा, और जो इसमें जो भी वो बनाता है टेक्चुअल, वो विजुअली भी रिजेंबल करे जो कि एक्चुअल है। उससे फायदा ये होगा कि आप एक ही नक्शे को ब्लाइंड बच्चों के लिए भी और सामान्य बच्चे दोनों के लिए यूज करेंगे। ये नहीं कि अब उनके लिए अलग नक्शा करेंगे, उनके लिए अलग करेंगे, नहीं, वो आप बनाइए, कंबाइंड बनाइए। आज अब जब आप इंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो एक्सक्लूजन क्यों, ये है। जी सर, आपने कोई क्लास या कोई स्कूल ऐसा भी देखा जहाँ पे कि इंक्लूजन में ये सब कराया जा रहा हो? आप तो एनसीईआरटी में, आपकी नज़र में कोई हो? ये हमने एक ट्रेनिंग दी थी अपने टीचर्स को, जो सामान्य स्कूल्स के टीचर्स थे जी, उनको हमने ये मैप्स डेवलप करने की ट्रेनिंग दी थी, और उन्होंने कई बहुत बढ़िया मैप्स भी डेवलप किए थे। लेकिन यूज जहाँ तक करने की बात है, वो अपॉर्चुनिटी स्कूल्स के अंदर नहीं मिली। छत्तीसगढ़ के टीचर्स थे वो, और उन्हें फिर बाद में पोस्टिंग इधर उधर हो गई। तो मतलब जो एक एम था कि हमने एक जो रिसोर्स पर्सन्स तैयार कर दिए और वो बाकी टीचर्स को ट्रेन करें, वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब परिस्थितियां जो सरकारी होती हैं, कई बार उसमें मजबूरी होती है ऑफिशियल्स की कि उनकी पोस्टिंग वहाँ नहीं की जा सकी, या इंटरेस्ट नहीं रहा ऑफिशियल्स का हैंडीकैप बच्चों में। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल। अगर इंटरेस्ट है तब तो आप फैसिलिटेट करेंगे, इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपॉर्चुनिटी डिनाई करेंगे। लेकिन जब लॉ बन जाएगा, लॉ बनने के बाद फिर ये हिम्मत नहीं रहेगी लोगों की, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। बिल्कुल कि नहीं, क्यों नहीं आया बच्चों को, ऐसा क्यों नहीं हुआ। जी। और डॉक्टर साहब, क्या कुछ दृष्टिबाधित बालक भी हमारे ऐसे हैं जो खुद नक्शे को बना सकें?
बना सकते हैं, पर गाइडेंस चाहिए उसमें किसी मतलब घर के आदमी की या किसी की चाहिए जी जो वो करे, क्योंकि ये तो जब नक्शा बनाते हैं तो उसमें मान लीजिए एक प्रिंट का बना लिया पहले उन्होंने, जी बाउंड्री बना ली, उस पर फिर देख देख करके चिपकाया। अब ब्लाइंड बच्चे की उतनी एक्यूरेसी तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो इसमें ब्लाइंड बच्चे से ये एक्सपेक्ट करना कि वो मैप बना लेगा एक्यूरेट, ये कुछ थोड़ा ज्यादा ही है। सर एक्यूरेट तो नहीं बना पाएगा, हाँ, लेकिन कुछ कुछ मिलता कुछ जुलता तो बना बना सकते हैं। लेगा जैसे आप अगर मुझे भी कहें कि एक्यूरेट नक्शा आप ड्रॉ कर दीजिए तो मैं कभी भी कर नहीं पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है, मतलब नहीं कर पाऊंगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा ड्राइंग जानते हैं और एकदम देखते ही उसको कॉपी कर लेते हैं। लेकिन सर मैं आपको और अपने टीचर ट्रेनी दोस्तों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि एक बच्चा मेरे पास आया था और एक स्पर व्हील जो है ना जिससे कि बनाते हैं, मैंने उसको बाउंड्री करके दी थी, उसने स्पर व्हील बिल्कुल उसके साथ साथ चलाया और वैसा ही बना के मुझे दे दिया। तो हाँ वो तो हो सकता है, आपने बनाया है पर स्पर व्हील की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे सीधी लाइन में तो ठीक है जी, लेकिन मान लीजिए अगर छोटा सा जैसे आपने जो है यहाँ पर एक बाउंड्री है जी, और बाउंड्री के यहाँ पर मान लो कोई और सिटी है, सिटी को आप किसी और चीज से दिखाना चाहते हैं, तो वो इस पर व्हील से दिखाना, वो गोलाई देना मुश्किल पड़ेगा, मुश्किल वहाँ पे फिर बटन है या किसी चीज का ऐसे यूज कर सकते हैं, बटन का यूज कर लिया। जैसे मान लीजिए आपने किसी स्टेट का नक्शा बना दिया, मान लीजिए पंजाब का बना दिया, अब पंजाब की राजधानी क्या है, अब राजधानी को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, आपने बटन से लगा दिया या आपने थर्मोकोल का काट करके कोई लगा दी या कुछ एक छोटा सा, या आपने कोई गत्ता जो है वो लगा दिया, तो पता लग गया भाई यहाँ पर कैपिटल है। तो इस तरह से कर सकते हैं जी, बिल्कुल। बल्कि वो बच्चा फिर चले गया था, छोड़ के गांव चले गया था, लेकिन मैं चाहती थी, और वो बच्चा खुद भी बहुत अच्छा सीखने वाला था, जिसने कि बजाय कोर्स के हमसे नक्शा बनाना सीखने की विधि पूछी कि हमें नक्शा कैसे बनता है, आप ये बताइए। दोस्तों यदि आपके पास भी कोई बच्चा ऐसा है तो उसकी जो जागरूकता है उसको बनाए रखें और पीछे ना हटें उसे बताने से, क्योंकि ये हमारा खुद का अपना एक्सपीरियंस है और आप देखते ही हैं समाज में ऐसे बहुत सफल व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें भी बनाई हैं और निरंतर वो प्रयासरत हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ और जो हमारे अक्सर टीचर ट्रेनिंग दोस्त पूछते हैं कि क्लास में मान लीजिए 20 बच्चे हैं या 25 बच्चे हैं, उन्होंने एक नक्शा बनाया और वो बच्चों को दिखाया, लेकिन नक्शा एक ही है, एक तो वो 25 बच्चों को दिखाना है और नक्शा बनाते भी वो पेपर पे हैं या थोड़े मोटे गत्ते जैसी किसी बेस पे हैं, तो कितने नक्शे वो बनाएं कि अपने 25 बच्चों को या 20 बच्चों की उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। उसमें जो एक डुप्लीकेटिंग मशीन है जी, थर्मोस्टेट कहते हैं उसको जी जी। तो मान लीजिए एक नक्शा बना लिया उन्होंने पेपर पर और उसको मान लीजिए 20 बच्चे हैं तो 20 को प्लास्टिक शीट पर निकाल के दे देंगे जी। तो उसमें उभर वगैरह जैसा इसमें उभारा है जी, वैसा उसमें भी उभर आएगा। कुछ डिफिकल्टी हो सकती है, जैसे मान लीजिए अगर आपने खेती का नक्शा बनाया है उसमें अनाज चिपकाए हैं तो उभर तो जाएंगे, लेकिन जो अनाज की फीलिंग जो ओरिजिनल में आ रही है ना वो प्लास्टिक में तो नहीं आ पाएगी, उभरा हुआ तो आएगा। गेहूं है तो गेहूं की तरह उभर जाएगा, लेकिन वो ओरिजिनल जो एक फीलिंग है वो नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आप मतलब जब 20-25 बच्चों को दिखाना है तो आप एक ओरिजिनल भी साथ में रख सकते हैं, वो दे सकते हैं जरूरत पड़ने पर, उसकी हेल्प से आप वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब नक्शा बनाते हुए जो है वो किन किन बातों का ध्यान रखें हमारे टीचर ट्रेनिंग, जरा सा संक्षेप में बता दें। एक तो साइज पर्याप्त होना चाहिए ताकि टेक्सचुअली उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा सके। दूसरा जो मटेरियल यूज करते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल हो, वो मतलब छू करके और पता लगाया जा सके। दूसरा 2 चीजें दिखाने के लिए सेम मटेरियल ना यूज करें, अलग अलग मटेरियल यूज करें, और जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं उनके लिए अलग अलग मटेरियल यूज करें। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सिटी का एग्जांपल दिया था, बटन को दे सकते हैं या धागे से भी चिपका करके घेर करके उसको भी बना सकते हैं। और एक ही नक्शे में बहुत सारी चीजें ना दिखाएं, एक नक्शे में उतनी ही चीजें दिखाएं
जो कि बहुत आराम से हाथ से टच करके डिस्टिंग्विश की क्योंकि जा जो सके। प्रिंट का नक्शा होता है उसमें हाँ। जनसंख्या भी आ जाती है, उसमें कृषि ना, का ये नहीं उत्पादन हो भी आ पाएगा। जाता है, उसमें बहुत सी चीजें, नदियां, पहाड़, नाले, झरने, सब कुछ आ जाता है। इसमें अलग अलग करके जी, दिखाएं तो इसमें अलग ज्यादा अलग। अच्छा है। जी, क्योंकि वो हो ही नहीं पाएगा फिर जो हम हाँ। उसको कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं वो पूरा वो नहीं हो जी पाएगा। बिल्कुल पूरा नहीं हो पाएगा। और सावधानियां इनको अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे और याद आ रही है, इसमें दिशा का ज्ञान जो नक्शे में है वो होना आवश्यक है क्या? दिशा का तो ऑटोमेटिकल, जैसे आप जब दिशाओं के बारे में पढ़ाएंगे जी तो जैसे मेरे सामने ये जो पेपर पड़ा है, जी बिल्कुल, जो हम जनरली नक्शा रखते तो कहते हैं भाई ये उत्तर है, ऊपर सामने की और ऊपर की तरफ उत्तर है। जी और अगर ये दीवार पे भी टंगा हो मान लीजिए तो उत्तर ऊपर की तरफ उत्तर है, जी और बिल्कुल नीचे की तरफ, इधर ये नीचे की तरफ दक्षिण है, दीवार पर टंगा है तो नीचे की तरफ दक्षिण बताएंगे, ऊपर की तरफ उत्तर बताएंगे। बिल्कुल राइट साइड को पूरब बताएंगे बिल्कुल, और लेफ्ट को जो है पश्चिम बताएंगे। तो अब ये जो एक चला आ रहा है कॉन्सेप्ट देने का तरीका, जी। उसे आधार पर उसे दिशा का भी ज्ञान हो जाता है कि भाई उत्तर पूर्व क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम कहेंगे तो क्या मतलब है, दक्षिण पश्चिम कहेंगे तो क्या मतलब, दक्षिण पूर्व कहेंगे तो क्या मतलब है। जब उसको एक बार दिशाओं का ज्ञान दे देंगे तो वो धीरे धीरे ये बात समझने लगता है वर्बल उससे कि हाँ इसका क्या मतलब है। जी दोस्तों, आज हमने जो चर्चा करी उसका ये निचोड़ निकला। एक तो नक्शे के बारे में हमारे जो टीचर ट्रेनिंग अक्सर हमसे शिकायत करते हैं कि इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आज हमने डॉक्टर साहब से वो किया भी कि जो मानचित्र है उस पर दिशा का ज्ञान अवश्य हो, और जब आप उसे दें तो हमेशा उत्तर दिशा जो है वो ऊपर की ओर हो। बच्चे को ये बताएं कि उसको नक्शा कैसे पकड़ना है। और दूसरी बात ये कि अगर आप एक नक्शे में एक या दो चीज दिखाएं तो बेहतर है, अगर और उसका साइज भी आप देख लें कि साइज ऐसा हो जो बच्चा अपने दोनों हाथ से उसे छू सके, ना बहुत ज्यादा बड़ा और ना ही बहुत ज्यादा छोटा कि उसके हाथ में ना आए। कुछ बात तो ये हुई। और दूसरी ये कि नक्शा बनाते हुए जो सावधानियां डॉक्टर साहब ने बताई वो ये हों कि आप जो टेक्सचर है वो अलग लें। अगर आप बाउंड्री के लिए आपने एक टेक्सचर यूज किया है तो उसको बाउंड्री के लिए ही रखें। उसको किसी दूसरी जैसे देश की बाउंड्री और राज्य की बाउंड्री, डॉक्टर साहब ऐसे ही बताया था, देश की बाउंड्री और राज्य की बाउंड्री अगर आप कर रहे हैं तो उनमें कुछ जरूर अंतर रखें। अगर आपने देश की बाउंड्री के लिए मोटा धागा यूज किया है तो आप उसे राज्य की बाउंड्री के लिए या राज्य की जो सीमा है उसके लिए यूज ना करें, उसके लिए प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसे में बच्चे को कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चल पाएगा। वो हमेशा यही समझेगा कि ये देश की बाउंड्री है और ये वापस वैसे ही आ गई है। तो आप जब भी कुछ बताएं, और कलर का तो डॉक्टर साहब ने वैसे तो दृष्टिबाधित के क्षेत्र में कहते हैं कि उतना सुंदर नहीं होना चाहिए, समझना ज्यादा होना चाहिए, पर डॉक्टर साहब ने आज बहुत अच्छी एक बात यहाँ जोड़ी कि जो कलर है आप उसका जो दृष्टिमूलक है, जो उसका सुंदरता है उसे बनाए रखें। क्योंकि जब इंक्लूजन की बात होती है, जब समेकित शिक्षा की बात होती है तो हमारा जो दृष्टिवान बालक है वो भी उससे उतना ही खुश हो जितना हमारा दृष्टिबाधित बालक, जिसके लिए कि हमने स्पेशली उसको टेक्सचुअल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, परिवर्तित किया है, स्पर्शीय मानचित्र को बनाया है। उसके अलावा आज बहुत सी बातें हुई। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। यदि नहीं हुए हैं, टाइम की थोड़ी सीमा रहती है हमारे पास, तो आप हमें किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहें तो हमारे एड्रेस पर हमें लिख भेजें। हमारा पता है B22 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016। आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा दोस्तों, आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का। आपके सुझाव ही हमारे लिए एक फीडबैक का कार्य करते हैं और उसी से ही हम अपने प्रोग्राम्स को चलाते हैं और उसी पर आधारित करते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमें लिखेंगे जल्द से जल्द। हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।